मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो? वेलकम बैक टू द अनदर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। यस, कैसे हो? हाँ, आई नो। एनर्जी आज बहुत ज्यादा है, आज बहुत ज्यादा डबल ट्रिपल का जो एनर्जी तुम्हें नहीं दिख रही थी, वो एनर्जी भी का रिमेनिंग जो लेफ्ट ओवर एनर्जी वो आज मेरे वो एड ऑन हो गया। हाँ, आज मैं नहीं। यस, बताओ कैसे हो तुम लोग। पहली बात, आप लोगों का आज के पार्ट 6 ऑफ सेल्फ एंड पर्सनालिटी चैप्टर में आपका बहुत 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 ज्यादा स्वागत है। वेलकम बैक टू दिस वेलकम बैक टू दिस वेलकम बैक टू दिस। क्योंकि तुम समझ रहे हो कि ये चैप्टर बहुत लंबा जा रहा है। चैप्टर ही इतना इम्पोर्टेंट भी है। हमारे जूनियर्स है ना, उनका भी यही सेम चैप्टर से चैप्टर 2 है, काफी लंबा जा रहा है। तो उनका पार्ट 9 है। मुझे लगता है तुम्हारा शायद पार्ट 10 भी जा सकता है, पार्ट 10 11 जाए का तो 21 ही पेज का चैप्टर 7 है। शायद तुम्हारा ये चैप्टर पार्ट 10 तक जा सकता है, मैं तुम्हें बता रही हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में भी बहुत चीजें बची हुई है अपन लोग को डिस्कस करना। कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि कम पार्ट में तो मैं कवर करूँ, लेकिन अगर मैं लंबा खींच रही हूँ मतलब ये नहीं कि मैं ऐसे में परेशान कर रही हूँ, बस समझना। लंबा अगर खींच रहा है तो इसका मतलब ये समझ चैप्टर का इम्पोर्टेंस कितना है, इसका वेटेज कितना है, और मैं कोई भी चीज नहीं करवाना नहीं करवाना चाह रही हूँ कि या उसको तो मैं हर चीज लाइन बाय लाइन पूरा डिटेल ज्यादा वन शॉट जब इसका आएगा तो वो उतना डिटेल में 2 घंटे में हम 2 ढाई घंटे में पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है? ओके। चैप्टर शुरू करने से पहले तो मुझे ये बताओ, आई होप तुम लोग सब अच्छे हो गए हैं, बिकॉज इट्स नॉट अ लाइव चैट, मैं तुम्हारा लाइव चैट नहीं देख। आई होप तुम लोग बहुत अच्छे हो, बहुत मजे टाइप बी पर्सनालिटी फॉलो कर रहे होगे, टाइप ए नहीं बने हुए, है ना। अगर किसी को टाइप बी का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो प्लीज ये वाली क्लास देख लेना। टाइप ए मतलब जो सबसे ज्यादा हमेशा काम परेशान रहता है, उसका हमेशा लगता है मेरे पास समय नहीं। टाइप बी रिलैक्स रहता है, चिलैक्स क्यों बस। तो आई होप तुम लोग बहुत मजे में हो, बहुत अच्छे से अपना वगैरह कर रहे हैं। यस, पीरियोडिक टेस्ट का क्या हुआ? पीरियोडिक टेस्ट की सिलेबस आ गई है, वो पता चल गया है, डेट शीट पता चल गई है। अगर आ गई है तो तुम लिख सकते हो, मैं क्वेश्चन बना सकती हूँ और फिर मैं तुम्हें। ओके, अब बिना किसी विलंब के, जैसा कि तुम जानते हो हमारी क्लास का परंपरा प्रतिष्ठा क्या है, हम पिछली क्लास का रिवाइज करते हैं। एंड आई होप आप भी रिवाइज करके आए होंगे, और ये लेक्चर आप ऐसे करके लेट के नहीं देख रहे होंगे। लेक्चर को आप उठ के बैठ के अच्छे से स्ट्रेट होके से हाथ में बुक लेके पेंसिल लेके जो मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ उसको लिख अज्यूम ही कर सकती हूँ। आशा कर रही हूँ कर रहे होगे, अब नहीं कर रहे हो तो क्या करोगे। तो जैसा हमारी क्लास का परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन है, जैसे मोहब्बतें की मूवी अमिताभ बच्चन जी के, उनकी परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन, हमारे भी माइंड शास्त्र का एक प्रतिष्ठा परंपरा अनुशासन है। हमने जो एक दिन पहले कल की क्लास में हमने जो पढ़ा था तो हम रिवाइज, कल की क्लास मतलब फ्राइडे को जो हम था, का हम रिकैप छोटा सा करेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है? ओके। तो हमने फ्राइडे की क्लास में क्या पढ़ा था? फ्राइडे की क्लास में हमने पढ़ा था ट्रेट अप्रोच। ट्रेट अप्रोच हमने क्या पढ़ा था? ट्रेट क्या होता है? ट्रेट मतलब कुछ तुम्हारी ऐसी क्वालिटी एक काफी तुम्हारी अनोखी है, जो तुम्हें अलग बनाती है, जो तुम्हारे साथ लंबे समय तक चलती है। तुम्हारे दोस्त होते हैं तुम्हारे साथ, दोस्त जिंदगी भर लंबे टाइम तक चलते हैं, वैसे ही ये ट्रेड्स भी होते हैं तुम्हारे साथ लंबे समय तक चलता है ना। और साथ जब वो तुम्हारे साथ लंबे समय तक चलता है तो ये हाल में तुम्हारे साथ बदलता नहीं है, मतलब सिचुएशन के भी ये बदलता है, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ये तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। जैसे अच्छा दोस्त तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा ना, चाहे कोई भी परिस्थिति जिंदगी। तो एटीट्यूड, एटीट्यूड मतलब
आभार फॉर बीइंग, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, मैं उसके साथ वो बात, मैं उसको हर चीज बता सकती हूँ। हैविंग अ दैट वन फ्रेंड, ऐसा दोस्त होना बहुत जरूरी है। और एक ऐसा दोस्त अगर तुम्हारी जिंदगी में है, यू आर वेरी, में 100 दोस्तों की जरूरत नहीं, एक दोस्त, एक ऐसा दोस्त। ओके ओके ओके, बैक टू बैक 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 बैक, जल्दी जल्दी रिकैप करेंगे बिकॉज आज हमारे पास बहुत लंबा एक कॉन्सेप्ट है समझने के लिए, उसको आज मुझे खत्म। ओके, डिस्क्लेमर, एक क्लास, एक घंटा 15-20 या 1.5 घंटा मैक्स, 1 घंटा 30 मिनट तक जा सकती है आज की क्लास। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि आज जो हम कॉन्सेप्ट साइकोडायनेमिक अप्रोचेस हम पढ़ेंगे वो थोड़ी डिटेल में हम पढ़ेंगे। ये 4 कॉन्सेप्ट है, अंदर में 4 सब हेडिंग है, तो इट टेक टाइम। हम क्विक रिकैप करेंगे। कल की क्लास में तो जो फ्राइडे की क्लास थी उसमें हमने नहीं, हाँ हाँ हाँ, फ्राइडे की क्लास थी में हमने ट्रेट अप्रोच पढ़ा था। ये जो ट्रेट्स होते हैं ये हमारी पर्सनालिटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, काफी लंबे टाइम तक स्टेबल होते हैं, अक्रॉस सिचुएशन कंसिस्टेंट होते हैं, बदलते नहीं, है ना। तो ट्रेट अप्रोच के बेस पे हमारे पास 4 अप्रोचेस, 4 ट्रेट अप्रोच। यहाँ पे सबसे पहला एल्पोर्ट का ट्रेट अप्रोच है, जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेट अप्रोच माना जाता है। सारे ही हैं, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि हिसाब से जो हमारे ट्रेड्स होते हैं वो काफी मतलब हर इंडिविजुअल ट्रेड्स होते हैं वो काफी यूनिक होते हैं तरीके, है ना। और ये जो ट्रेड्स होते हैं हमारे बिहेवियर को उस सिचुएशन में दिखाते हैं कि जो हमारे ट्रेड्स होते हैं वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं जिस सिचुएशन में फंक्शन कर सकें, ठीक है। तो इन्होंने कुछ ट्रेड्स का इस्तेमाल किया था, कुछ ट्रेड जो हम एक दूसरे करते हैं को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं, उन्होंने उसके एनालिसिस और उन्होंने ट्रेड्स पे कार्डिनल, सेंट्रल, सेकेंडरी। कार्डिनल ट्रेड क्या होता है? वो एक ऐसा ट्रेड जिस पर तुम उस इंसान को पहचानते हो या उसकी इंसान की ट्रेड पे रिवॉल्व करते हो। जैसे महात्मा गांधी, अगर मैं महात्मा गांधी बोलती हूँ, जैसे मैं नॉन वायलेंस बोलती हूँ, कौन तुम्हें याद आता है? नॉन वायलेंस मतलब महात्मा गांधी, है ना। नाजी अगर मैं बोलती हूँ, नाजीज्म, कौन याद आता है? हिटलर। एक ऐसा ट्रेड जिस बेसिस पे इंसान की जिंदगी हम पूरा इन्फ्लुएंस करती है वो ट्रेड। उस तरीके से अगर मैं साइंस का एग्जांपल दूं, तो अगर हम अपने अगर जेंसी की बात करें, अगर मैं साइंस का एग्जांपल, साइंस लाइक साइंस अगर मैं बोलूँ, साइंस के नाम से तुम्हें कौन याद आता है? प्रशांत सर याद आता है या समृद्धि मैम याद आता है, कोई याद आता है? अलग सर याद आता है, हाँ। वैसे अगर मैं एसएसटी की बात करूँ तो कौन तुम्हें याद आता है? राज सर याद आता है। अगर मैं एसएसटी मैथ्स की बात करूँ तो कौन याद आता है? शोभित सर याद आते होंगे या ऋतिक सर याद आते होंगे, है ना। हिंदी की बात करूँ तो लाली मैम आती होंगी। एआई की मतलब अगर मैं तुम कंप्यूटर की बात करूँ या एआई की बात करूँ तो भूमि मैम आती हूँ। इंग्लिश की बात करूँ तो मंगोलिया मैम आती होंगी, है ना। तो हाँ, क्योंकि हम एक सब्जेक्ट के बेसिस पे हमने उस टीचर को हम उससे आइडेंटिफाई कर देते हैं कि वो टीचर, वैसे ही ट्रेड्स भी। अब अगर तुम साइकोलॉजी बोलोगे तो मेरे बारे में तुम बात करोगे, है ना। तो मतलब नहीं नहीं, तो मैं ऐसे ही बात कर रही थी। ट्रेट मतलब एक ऐसा ट्रेट, तो हम बोलते हैं कार्डिनल ट्रेट बेसिस पे, एक ऐसा ट्रेट बेसिस पे इंसान को तुम उस ट्रेट से पहचानते हो। तो ये हुआ कार्डिनल ट्रेट। फिर आ जाता है अपन लोग के पास सेंट्रल, तो उसी के अंडर होता है। जैसे अगर तुम्हारे अंडर नॉन वायलेंस, तुम्हारे अंदर 5-10 और ट्रेट्स होंगे जो तुम्हें अलग बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल ट्रेट। और तीसरा होता है सेकेंडरी, तुम्हारे प्रेफरेंसेस होते हैं, ज्यादा लेना देना नहीं, तुम्हारे प्रेफरेंस। वो क्या हो सकता है? जैसे आई हेट मैंगो मतलब मुझे मैंगो खाना एक्चुअली पहले मैंगो, बट आई डोंट नो, पता नहीं इस साल से मुझे क्या हुआ, आई डोंट नो, मैंगो मैंगो पसंद नहीं, ठीक है। अच्छा मैंगो को छोड़, आई हेट जैक फ्रूट, कटहल, मुझे कटहल बिल्कुल, मेरे साथ बहुत लोग रिलेट, आई हेट कटहल, कटहल की, दैट इज माय इंडिविजुअल प्रेफरेंस। हमारा कुछ और हो सकता है ना। तो दैट इज अ सेकेंडरी, मतलब इंडिविजुअल प्रेफरेंस। कार्डिनल, सेंट्रल, ठीक है। एल्पोर्ट की इतनी थोड़ी थी। के बाद हमारी कटेल की थ्योरी आ जाती है। कटेल कैटल नहीं है, भेड़ बकरी नहीं है,
कटेल, रेमंड कटेल, ना तो रेमंड कटेल ने क्या दिया था, उन्होंने 2 तरीके के ट्रेड्स दिए थे, सोर्स ट्रेड एंड सरफेस। तो उन्होंने फैक्टर एनालिसिस निकाला था। तो सोर्स ट्रेड का मतलब क्या होता है, ऐसे सोर्स मतलब जड़ें, ये ट्रेड स्टेबल होता है, लंबे समय तक होता है, जो सरफेस बड़ी भाग पे दिखता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है। केसेस पे उन्होंने एक टेस्ट डेवलप किया था 60 डेज, जो एक पर्सनालिटी का असेसमेंट, तो तुम असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी पढ़ोगे ना तो वहां पर ये आए। ठीक है। तो तीसरा है आइजिंग, एच जे आइजिंग ने पर्सनालिटी के 2 डायमेंशन बताए थे। एक होता है न्यूरोटिसिज्म एंड इमोशनबिलिटी। न्यूरोटिसिज्म मतलब वो इंसान, मतलब ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ कितने अच्छे से आप अपनी फीलिंग कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहला फीलिंग क्या है, न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म मतलब ये हुआ कि आप कितने ज्यादा मूड, मूड ऐसे स्विच होता है, कभी पल में तोला पल में माशा वाला जो है ना, गाना नहीं गा रही हूँ, पल में तोला पल में माशा मतलब, तो हमारी मूड ऐसे ऐसे चेंज होते हैं ना। तो न्यूरोटिक इंसान का वो होता है, वो एंशियस होता है, मूडी होता है, बेचैन हमेशा रहता है, तो दैट इज न्यूरोटिसिज्म। और इमोशनल स्टेबिलिटी का मतलब तुम्हारा मूड स्टेबल होता है, तुम्हें पता है तुम्हारा लंबे समय तक वही रहता है, तुम शांत प्रकार की इंसान का पहला डायमेंशन। दूसरा डायमेंशन होता है एक्स्ट्रावर्जन एंड इंट्रोवर्जन। एक्स्ट्रावर्जन कौन होता है, वो लोग काफी एक्सट्रोवर्ट होते हैं, लोगों से बात करने में अच्छा लगता है, उनके साथ घुले मिले रहते हैं, एडवेंचरस काम करने में अच्छा लगता है ना, लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं। एक्सट्रोवर्ट कौन होते हैं, जो शांत होते हैं, रहना चाहते हैं, जो शर्मीले होते हैं, कम लोगों से बात करते हैं। फिर आइजिंग ने क्या कहा, उन्होंने कहा नहीं नहीं, मजा नहीं आ रहा है, मुझे एक और डायमेंशन है, बाकी लोग भी बहुत सारी डायमेंशन, मैं क्यों नहीं। उन्होंने बाद में एक और डायमेंशन निकाला, दैट इज साइकोटिसिज्म, जहां पर उन्होंने ये देखा, ये दोनों जो है दोनों डायमेंशन पर बेसिस पे बना है। तो साइकोटिसिज्म जिसमें ज्यादा होता है, वो लोग काफी इम्पल्सिव होते हैं, उत्साही होते हैं ना, घमंडी होते हैं, टाइप के बोलते हैं। और सोशेबिलिटी मतलब वो सब एक साथ काम करते हैं, लोगों के साथ मिलजुल के उनको काम करना पसंद, दैट इज सोशेबिलिटी। और ये था फिफ्थ फैक्टर, दैट इज 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी, जहां पर हम लोगों ने बात करी थी 5 फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं बिग 5 फैक्टर। ओपननेस टू एक्सपीरियंस, अपने आप को नई नई चीजों के लिए खोल के रखना, खोल के रखना मतलब अपना माइंडसेट खोल, नई नई इमेजिनेशन करना, नई नई चीजों को अंदर आने देना, है ना, टाइप का चीज। नए नए ओपन टू न्यू आइडिया, मतलब तुम रिजिड नहीं ना, अगर जिसको हाई स्कोर करता है उसमें इन सारी क्वालिटीज, कम स्कोर करता है वो अपने आइडियाज के साथ रिजिड, तो मैंने कहा वही सब, वो वाला। फिर एक्सट्रोवर्जन, फिर वही बात, एक्सट्रोवर्जन जो ज्यादा असर्टिव, जो ज्यादा लोग के साथ घुल मिल के रहना पसंद करता है, ज्यादा जाना, उसको लोगों से, लोग के बीच रहना पसंद है। और बाकी क्या हो जाता है उसकी ऑपोजिट, जो शाय है, जो थोड़े शर्मीले एक्सट्रोवर्ट। एग्रीएबलनेस मतलब वो हर किसी, हाँ 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 करते हैं, एग्रीएबल एग्री करना, दूसरों के साथ अग्री करना, मतलब दूसरों के साथ कोऑपरेटिव है, उनकी हेल्प करते हैं, दूसरों के साथ दोस्ती में रहते हैं, उनकी का ख्याल रखते हैं, देखभाल करते हैं, दैट इज एग्रीएबलनेस। उसके ऑपोजिट में क्या हो जाएगा, लोग जो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, घमंडी होते हैं, अपने ही बारे में सोचते, सेल्फिश होते हैं। आ जाता है न्यूरोटिसिज्म, हमने ऊपर आइजनिंग का पढ़ा, तो मूडी होते हैं, एंशियस होते हैं, वो न्यूरोटिक होते हैं। बाकी जो ऑपोजिट होते हैं वो होते हैं काम होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं। और होता है कंसाइशियस, कंसाइशियसनेस मतलब लोग डिसिप्लिन जो हाई होते हैं इस पे, वो डिसिप्लिन्ड होते हैं, वो अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं, बहुत मेहनत के ऑपोजिट होते हैं, वो लेजी हो, वो बहुत ज्यादा उत्साही हो, वो समझ के फैसले नहीं। वो याद करने का तरीका क्या था, क्या मैंने याद करा था, इसका एक एक्रोनी एक्सपोशन, ओ एन, ओशन, ओ से ओपननेस टू कंसाइशियस, एक्स्ट्रावर्जन, ए से एग्रीनेस, और एन से प्रोटेस्ट। ठीक है। तो फ्राइडे की क्लास में अपन लोगों ने यही पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ट्रेट अप्रोच। आज की क्लास का मुद्दा क्या है, साइकोडायनेमिक।
मोस्ट इम्पोर्टेंट तो तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जाम में डायरेक्टली 6 मार्क का देखने को मिलता है। डायरेक्ट, डायरेक्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट। और इस अप्रोच से एक क्वेश्चन हर साल बोर्ड्स के एग्जाम में आता ही आता है। या तो कभी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आ जाता है, या कभी इको डिफेंस मैकेनिज्म आ जाता है, या 5 साइको सेक्सुअल स्टेजेस आ जाते हैं, आता है। इस अप्रोच तुम्हें समझना बहुत जरूरी। और पर्सनालिटी की या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की फ्रॉइड के बगैर जैसे चाय अदरक के बगैर अधूरा है, वैसे ही साइकोडायनेमिक, वैसे ही पर्सनालिटी या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की फ्रॉइड के ठीक है। तो बिना किसी विलंब के, अगर मैं थोड़ा पानी पी लूं, 1 मिनट का पानी का ब्रेक ले। बिना किसी विलंब के अभी इसका आरंभ करते, शुभारंभ करते हैं साइकोडायनेमिक अप्रोच। साइकोडायनेमिक अप्रोच ने दिया है सबसे पहली बात। कौन है इसके फाउंडर? सिगमंड फ्रॉइड। फ्रॉइड बाबा है हमारे ना, अंकल नहीं है, बाबा है। तो साइकोलॉजी में कुछ पता हो या ना हो, सिगमंड फ्रॉइड के बारे में सबको पता हो। साइकोलॉजी का ये खास खास बात है, इनकी एक खास बात है। तो साइकोडायनेमिक अप्रोच पर्सनालिटी पढ़ने को समझने सबसे इम्पोर्टेंट और पॉपुलर अप्रोच माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये अप्रोच किसने दिया है? सिगमंड फ्रॉइड ने दिया है। फ्रॉइड कौन थे? कौन थे? सिगमंड फ्रॉइड एक फिजिशियन थे, और उनकी प्रैक्टिस थी, प्रैक्टिस। उन्हीं के करियर में उन्होंने क्या किया था? क्लिनिकल प्रैक्टिस थी। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी पढ़ोगे, वहां भी यही चीज, थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड पढ़ो। क्या उन्होंने अपनी करियर में किया था? क्या है वो? फिजिशियन। क्या करा है उन्होंने? क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो उन्होंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्या देखा? उनके पास काफी लोग आते थे, तो ना बहुत ज्यादा ऐसी तकलीफें होती थी, बारे में कोई प्रॉपर उसका कॉज नहीं था। उनको उसका मतलब फ्रॉइड को, फ्रॉइड बाबा जो है, उनको अपने पेशेंट का ये नहीं समझ में आता था कि क्या है उसके पीछे। तो उस अपने पेशेंट्स करने के लिए उनके ट्रीटमेंट में हिप्नोसिस का इस्तेमाल। हिप्नोसिस मतलब, हिप्नोसिस, हिप्नोसिस याद है तुम्हें? वो ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे ना, हिप्नोटाइज, हिप्नोसिस, हिप्नोसिस यूज किया था। क्यों? हिप्नोसिस का इस्तेमाल करके उन्होंने क्या किया था? हिप्नोसिस, हिप्नोसिस मतलब लोगों को नींद और उनसे निकालना, जिससे कि वो इजलाइट फील करते हैं, और एक्चुअली वो होता है ये जो हिप्नोटाइज तुम देख, हिप्नोटाइज का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। हिप्नोसिस उन्होंने इस्तेमाल किया था कि लोगों को फिजिकल एंड इमोशनल प्रॉब्लम था। मतलब तुम उनका प्रॉब्लम सुनो कैसा है। उनको बॉडी में पेन है, लेकिन बॉडी में उनको कोई दिक्कत नहीं, उनका सारा टेस्ट ठीक है, उनके सारे रिपोर्ट्स ठीक है, उनको कोई चोट कोई दुविधा कुछ, कल वो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे दर्द, यहाँ की परेशानी से बॉडी में उनको तकलीफ। तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने अपने बहुत सारे पेशेंट में कॉमन देखा, नोटेड कि बहुत सारे पेशेंट में, उनके बहुत सारे पेशेंट को बात करने की, बातचीत की जरूरत थी। They to talk about their problems, and having talked about them, they felt a light felt better। मतलब उन्होंने क्या अपनी बहुत सारे पेशेंट्स में, सबके में यही था मेजर, मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ दर्द है, मुझे तकलीफ है, तकलीफ है, लेकिन सबका सोर्स कहाँ है? यहाँ। और उसकी वजह से पूरे बॉडी में उसका कॉन्सिक्वेंसेस दिखे। उन्होंने अपने सारे पेशेंट में कॉमन देखा, सारे पेशेंट्स
सारे जितने क्लाइंट हैं, सबको बात करनी थी, बातचीत करनी थी अपने प्रॉब्लम के बारे में और उस बातचीत काफ़ी बेहतर महसूस ना, तो हम काउंसलिंग में टॉक थेरेपी भी होता है, साइकोथेरेपी जो होता है, थेरेपी होती है, तो बातचीत ना, तो फ्रॉइड ने क्या इस्तेमाल किया यहाँ पे एसोसिएशन और एनालिसिस ऑफ एरर। प्री एसोसिएशन एक टेक्निक वो भी तुम्हारे अंदर जो चल रहा है वो बाहर आ सकता है। प्री एसोसिएशन मतलब एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठाया जाएगा, काउच होता है ना, तो तुम आराम से ऐसे जैसे लाइनर वाली सीट बैठते हो, लाइनर वाली सीट ऐसा बैठाया जाएगा और तुम्हें थोड़ा-सा स्टेट में बैठाया जाएगा एंड देन तुम बस तुम्हें बोला जाएगा कि तुम्हारे मन में जो आ रहा है तुम बोलो, वो आ रहा है वो, ना कुछ सोचे समझे, ना किसी डर के, जो आ रहा है वो बोलो। दैट इज़ कॉल्ड association method in which a person is asked to openly share all the thoughts ideas that come to her or his mind ना किसी के सोचे कौन सुन लेगा कौन नहीं सुन, बस लेटे हो आंख बंद करके तुम्हारे मन में जो आ रहा है तुम सब बोल रहे हो, सब कुछ, और वो सब कुछ बोलने के चक्कर में तुम वो सब भी बोलते हो, वहां उस गहराई तक पहुंच जाते हो जिस गहराई को तुमने कहीं ना आके रखा और वो गहराई तुम्हारा आज निकल के आता है, तुम्हारी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ये हिसाब। तो हम आगे डिस्कस है। दूसरा टेक्निक था ड्रीम एनालिसिस, जो सपना देखते हो उसकी भी एनालिसिस, कैसे आया क्यों आया वो एनालिसिस ऑफ एरर, सब चीजों से तुम जो हमारा जो मन है फंक्शनिंग, तो सब बैकग्राउंड था। अब साइकोडायनेमिक का सबसे पहला अप्रोच और तुम्हें 4 मार्क का क्वेश्चन देखना है वो है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस ना, तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कुछ होता है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो होता है फ्रॉइड की थ्योरी के हिसाब से आपकी जो इमोशनल आपकी जो जितने भी मसले हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन सब का एक सोर्स है ना। उन्होंने फ्रॉइड की थ्योरी ने ये कंसीडर, फ्रॉइड थ्योरी कंसीडर द सोर्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड द वे पीपल डील। फ्रॉइड की थ्योरी ने ये देखने की कोशिश करी है प्रॉब्लम की जड़ क्या है और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है। इन सब चीजों में फ्रॉइड ने ह्यूमन माइंड को विजुअलाइज किया है इन टर्म ऑफ 3 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। लेवल, 3 लेवल। पहला कौन सा लेवल, कॉन्शियस, दूसरा कौन सा लेवल, प्री कॉन्शियस, और तीसरा लेवल अनकॉन्शियस। इन लेवल ऑफ कॉन्शियस, कॉन्शियस मतलब मैं अभी कॉन्शियस स्टेट में बैठी हूँ, कॉन्शियस मतलब मेरे आजू बाजू जो हो रहा है मुझे सब पता है, मैं जो बोल रही हूँ मुझे पता है मैं क्या बोलूँ, मेरे पास पंखा चल रहा है मुझे पता है, मेरे साथ मेरे ऊपर पंखा चल रहा है, मेरे सामने बॉटल रखी है मुझे पता है मेरे सामने बॉटल रखी है। आई एम कॉन्शियस ऑफ एवरी हैपनिंग अराउंड मी, अपने आजू बाजू जो जो हो रहा है सब पता है ना, मैं किसी भी वंचित नहीं हूँ, मुझे सब पता है। तो मतलब कॉन्शियस पहली फीलिंग कॉन्शियस, और पहला लेवल क्या है कॉन्शियस, इट इंक्लूड्स थॉट फीलिंग एक्शन ऑफ व्हिच पीपल आर अवेयर। मैं हर जो चीज के बारे में मैं अवेयर हूँ, जो मैं सोच रही हूँ कर रही हूँ, जो कर रही हूँ सबके बारे में मुझे पता है, अवेयर हूँ, ठीक है। पहला हुआ कॉन्शियस। का क्या होता है कॉन्शियस, कुछ ऐसी चीज हमारे मन में है लेकिन अगर तुम उस हल्का सा एफर्ट डालोगे तो वो अभी कॉन्शियस में आ जाएगा। अगर मान लो मैं तुमसे तुम्हारे तो तुम्हारा फर्स्ट बर्थडे हुआ था या तुम्हारा जब 10th बर्थडे हुआ था तो तुम क्या किया था, तुम्हारी मेमोरी को तुमने थोड़ा सा अपने कौन तुमने अपने यहाँ पे हल्का सा जोर डाला और तुमने अपने 10th बर्थडे की मेमोरी को तुम कॉन्शियस अभी अपने कॉन्शियस स्टेट में ले, अभी के स्टेट में ले। तो प्री कॉन्शियस ऐसा ही होता है, मेंटल एक्टिविटी of which people may become aware only if they attend to it closely। तुम्हारे मेमोरी में था लेकिन उसको मैंने बोला कि इसको अभी प्रेजेंट में ले आए और फिर तुमने मुझे बता दिया कि तुमने बर्थडे में क्या किया था।
क्या ही बात, उसमें हल्का सा तुम्हें एफर्ट डालना पड़ेगा। बट कॉन्शियस लेवल में तुम्हें कोई एफर्ट नहीं डालना, जो तुम्हारे साथ अभी हो रहा है तुम वही सोच रहे हो। क्यों देख रहे हो, तो वीडियो देख रहे हो, तुम लेटे हुए हो, अच्छा भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, है ना, और तुम लेट के वीडियो देख रहे हो, तो एवरीथिंग पर अवेयर हो। लेकिन प्री कॉन्शियस जब मैंने तुम्हें था 10th बर्थडे के बारे में सोचो, हल्का सा एफर्ट डाला होगा, फिर तुम 10th बर्थडे में और वो कॉन्शियस, वो मेमोरी को तुम कॉन्शियस अभी के उसमें ले लाए कि नहीं लाए, दैट इज कॉल्ड प्री कॉन्शियस। एंड अनकॉन्शियस होता है हमारा थर्ड लेवल। अनकॉन्शियस मतलब यार में तुम बिल्कुल अवेयर नहीं, बिल्कुल, अगर उसके ऊपर जोर भी डालोगे ना तो भी तुम्हें वो याद, वो इतना अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस मतलब यू आर कंप्लीट अनअवेयर। और फ्रॉइड के हिसाब से जितने तुम्हारे जिंदगी मसले हैं, तुम जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, तुम्हें जितने इमोशनल प्रॉब्लम हो, तुम आज जिस तरीके से बिहेव कर रहे हो, तुम आज जिस तरीके से फील करो, इट जस्ट बिकॉज ऑफ अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस according to Freud, unconscious is a reservoir of intuitive और animal drive। मतलब ये जो अनकॉन्शियस है, इसी के अंदर तुम्हारे सारे वो एक ना भंडारा है, भंडार है किस चीज का, सारे तुम्हारे इमोशन, ऐसी इमोशन जो तुम चाहते हो कभी मैं फिर से उसको एक्सपीरियंस, कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट तुम्हारा, मतलब कुछ बहुत खराब एक्सपीरियंस हुआ है तुम्हारा, वो सब अनकॉन्शियस में चला जाता है, जिसके बारे तुम बिल्कुल कभी सोचना फिर से, वो होता है ऐसे आइडिया, कुछ इच्छाएं, सारी आइडिया, सारी इच्छाएं जो कॉन्शियस अवेयरनेस से तुमने खींच में डाल दिया, संदूक में डाल दिया, उसको चाबी लॉक कर दी, फेंक दी उसको, कहीं ना कहीं वो संदूक जो है ना हमारे आज के बीच, अकॉर्डिंग टू, तो अनकॉन्शियस इज द रिजर्वॉयर ऑफ और एनिमल ऑल्सो स्टोर ऑल आइडियाज है जो ख्वाहिशें हैं, सारे आइडियाज एंड दैट आर कंसीव्ड फ्रॉम अनकॉन्शियस अवेयरनेस बिकॉज दे लीड टू साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, most of these arise from sexual desires cannot be expressed openly and therefore are repressed। repressed जो होता है वो repressed जो repressed नहीं होता, repressed जो होता है अनकॉन्शियसली तुम बिना सोचे समझे दबा देते हो। सप्रेस मतलब तुम जानबूझ के दबाते हो, सप्रेस मतलब तुम अनजाने में कोई भी चीज को अनकॉन्शियसली तो दबाते हो। और सेक्सुअल डिजायर, उसके बारे में सोचना, सेक्सुअल फील ना किसी और के लिए जैसी कुछ इच्छाएं होना, फ्रॉइड का बहुत ज्यादा जो आइडिएशन सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट, एक्टिविटी, फीलिंग्स के पे थोड़ा सा वो होता रहता था। ठीक है, ये जब इस चीज को भी हम अनकॉन्शियस में डाल देते हैं, कहीं ना कहीं हमारे आज के को अफेक्ट है। People constantly struggle to find either some socially acceptable way to express conscious impulse or to keep those impulse। ये प्रॉब्लम जो हमने ऑलरेडी अनकॉन्शियस में डाल दिया है, तो डील करने के लिए कोई टेक्निक उसको सोशली एक्सेप्टेबल वे को डील कर सके, या तो हम बिल्कुल कॉन्शियसनेस से करते हैं, रियलिटी से को दूर रखते, यही तो काम इंसान कर रहा होता है। और इसी को इंसान की वजह इंसान इसको काम की वजह से इंसान काफी सफर करता है, वो अपनी रियलिटी से दूर दूर, वो कुछ भाग रहा है जो उसको फेस करना है, लेकिन फेस नहीं करता है, उससे दूर भागता है, वो उसको ऐसी जगह पे छुपा देता है, उसको ऐसी जगह पे छोड़ देता है जहां से उसको वापस वो चीज ना देखनी, ये तो दूर है। और क्योंकि ऐसे बिहेवियर अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट और उसके आइडियाज का क्योंकि प्रॉपर नतीजा नहीं निकलता, उसका वो नहीं निकलता है, मतलब रेजोल्यूशन नहीं निकलता है, वजह से हम नॉर्मल बिहेवियर, कभी भी गुस्सा कर देते हैं, कभी भी कुछ बोल देते हैं, कभी भी कुछ कर देते हैं, दैट इज एबनॉर्मल। ठीक है, तो अब जैसे कोई भी हम जब भूलते हैं, एनालिसिस कोई भी चीज मिस प्रोनाउंस करते हैं, तो सपने जो भी हम कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, तब हमारा
जो है एक तरीका है जिससे हम अनकॉन्शियस को अप्रोच कर सकते। जब हम कोई चीज सपना देखते तो सपना देख रहे हैं ना कहीं हमारे अनकॉन्शियस अनकॉन्शियस होता है सपना हम देख। हम कोई भी अगर जोक मारते हैं या हम कोई भी चीज मिस प्रोनाउंस करते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हुआ था पहले, इस चीज के बेसिस पे, ठीक है। तो इस अप्रोच को समझने के लिए इस अप्रोच की थेरेपी एक फ्लॉइड ने साइको एनालिसिस डेवलप। साइको एनालिसिस का साइको एनालिसिस एनालिटिक का गोल क्या है? अनकॉन्शियसनेस कॉन्शियस चीजों ब्रिंग द अनकॉन्शियस या रिप्रेस अनकॉन्शियस मैटर टू कॉन्शियसनेस, और जिससे लोगों को हम हेल्प कर सके तो उसके बारे में अवेयर हो सके और इंटीग्रेट हो सके। यही था लेवल ऑफ कॉन्शियस, लेवल ऑफ अलर्टनेस। कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, पावरफुल क्या है? अनकॉन्शियस। कॉन्शियस जिसके बारे में तुम अभी अवेयर हो, प्री कॉन्शियस जिसके बारे में तुम थोड़ा सा एफर्ट डालोगे तो वो अभी कॉन्शियसनेस में आ जाएगा। और अनकॉन्शियसनेस इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है, इतना ज्यादा पेनफुल होता है कि अगर हम उसको कॉन्शियसनेस में लाएंगे तो हम घबरा जाएंगे, हमें बेचैनी होगी, हम उसको अनकॉन्शियस। तो जिस चीज की तकलीफ होती है तो हम छोड़ देते हैं ना, वही है अनकॉन्शियस। साइको एनालिटिक तो इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि हमें अनकॉन्शियसनेस जो है हमारे आज के बिहेवियर, आज की thinking, आज के एक्शन इन्फ्लुएंस करता है कि हमें अनकॉन्शियसनेस डिजायर को या जो भी कॉन्फ्लिक्ट है या जो भी चीज, जो भी हमने इसको स्टोर कर रखा है उसको हमें प्रेजेंट मोमेंट में लाना है और उसको डील करना है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का एक और नाम है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। क्या है? जो देखो मैं ना लिख नहीं पाऊंगी अच्छा, थोड़ा सा कोऑपरेट करो। का एक नाम है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। ठीक है, एक सेकेंड। इसको हम स्ट्रक्चर ऑफ माइंड भी कहते हैं। ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ माइंड है जी। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। और तुम्हारे एग्जाम में कभी ऐसा भी आ सकता है, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ माइंड गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड। तो माइंड अभी एक आएगा स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, ये तो माइंड हुआ, एक होगा स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। तो बच्चे काफी माइंड और पर्सनालिटी में कंफ्यूज हो जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइंड मतलब लेवल ऑफ कॉन्शियस, समझ में आया? अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, जैसे ऑलरेडी यहाँ पे नाम सजेस्ट। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी क्या होता है? ये तो हुआ स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी क्या होता है? फ्रॉइड की थ्योरी के हिसाब से पर्सनालिटी कंपोनेंट है जी, पर तुम्हारी पर्सनालिटी बनी है इड, ईगो, सुपर इड, सुपर इड क्या होता है? पर ऊपर से मैं तुम्हें बताती हूँ। इड मतलब तुम्हें जो चाहिए, मतलब वो चाहिए, फर्क नहीं पड़ता कैसे आएगा। सिंपल सा एग्जाम्पल, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। इट मतलब जो मुझे चाहिए चाहिए, चाहे अब तुम कहीं से उसको चुरा के लाओ या तुम कहीं पे कुछ भी करो, क्या करके लाओ, तुम सीधा बोलो तुम्हें मिलता है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। चाहिए मतलब चाहिए। मैं अगर आइसक्रीम अभी खानी है तो खानी है, फर्क नहीं पड़ता कितनी बारिश हो रही है बाहर में, मैं सर्दी जुकाम है, नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, खानी है मतलब मुझे। दैट इज, वो क्या होता है? वो जो होता है वो तुम्हारे इड को थोड़ा सा बोलता है कि सुनो बेटा, ऐसा ना ऐसा है, थोड़ा सा रियलिटी में आ जाओ। सर्दी जुकाम है, तुम्हें अभी कोई आइसक्रीम वगैरह नहीं। वो है ईगो ना, वो उसको रियलिटी चेक देता है। अभी बाहर में बारिश हो रही है और तुम सर्दी हो, तुम अभी कोई आइसक्रीम तो नहीं खाओ ना। और सुपर ईगो क्या होता है? वो बोलेगा कि हाँ
अभी बारिश हो रही है और बारिश में बाहर का खाना अच्छा नहीं होता है, तो सुपर ईगो जो है रूल रेगुलेशन पे चलता है। सुपर ईगो जो है रेगुलेशन। अब इसको थोड़ा फैमिली में देखो। इड मतलब छोटा बच्चा जिसको मुझे जो चाहिए मतलब चाहिए। छोटा बच्चा होता है ना जिसको तो बोला उसको चाहिए मतलब चाहिए, वो है इड। तो क्या हुआ, ईगो हुआ उसका बड़ा भाई बहन। तो ऐसा है, अपने जिद को अपने पास ही अभी रखो, ठीक है? पूरा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा रियलिटी भी, वो रियलिटी चेक देता है। कौन? वो रियलिटी चेक देता है इड। और सुपर ईगो कौन हो गए? हमारे पेरेंट, जो हमें रूल रेगुलेशन, ऐसा करोगे, यही ऐसा इसलिए करोगे क्योंकि ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत। तो सही गलत का ज्ञान कौन देता है? सुपर ईगो। अब यहाँ पर इड सुपर ईगो समझ में आया? यही है पूरा स्ट्रक्चर। तुम बोलोगे दीदी बस इतना? अब तुम ईडी को सुपर ईगो को थोड़ा डेफिनेशन में। अब क्या होता है, सुपर ईगो का है ना अनकॉन्शियस से बहुत बनता है। ये क्या है, इट सुपर ईगो जो है तुम्हारे अनकॉन्शियसनेस में काफी रहते हैं, इनका घर ही यही है। अनकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियस जो है ये इट सुपर ईगो का घर है। और वहीं से ये चीजें हमारे बिहेवियर को और हमारे पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करती है। क्या एक इंसान में एक ही होता है? नहीं, ये सब में होता है। पर्सनालिटी का एलिमेंट हमारे अंदर इड भी है, ईगो भी है, सुपर ईगो। ठीक है ना? अब इनको हम थोड़ा सा समझते हैं किस तरीके से अब देखो, तुम ये डायग्राम अगर तुम देखना, नीचे वो कितना ऊपर है और सुपर ईगो कितना ऊपर है। तो इस तरीके से इड जो है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहा है कि तुम्हें चाहिए, लेकिन वो तुम्हें उसको रियलिटी चेक करता है। और सुपर ईगो को हेल्प करता है ईगो को, वो उसको सही गलत का ज्ञान भी देता है। अब हम एक एक करके सारे एलिमेंट को, सबसे पहला आता है इड, मतलब तुम्हारा प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। तुम्हारा इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए मतलब चाहिए। मुझे आइसक्रीम खानी है मतलब मुझे PS5 चाहिए मतलब चाहिए, नो मैटर व्हाट। तुम अब बैंक से लोन लो, क्या नाम है, जाकर डालो, तुम चोरी करो, मुझे फर्क नहीं, सही गलत कुछ नहीं, मुझे रियलिटी चेक नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मतलब चाहिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। सोर्स ऑफ पर्सनस इंटरनल एनर्जी, मतलब कि इनस्टेट है, ऐसा ही होता है ये, तुम्हें उस वो एनर्जी। और क्या ये करता है, इट डिलेड ग्रेटिफिकेशन ऑफ प्रिमिटिव नीड, डिजायर, अग्रेसिव। अभी के अभी, अभी करना है मतलब अभी चाहिए, अभी करना है अभी ही करूंगा, बाद में नहीं करूंगा, मुझे मतलब अभी चाहिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट का ये कौन सा प्रिंसिपल है? प्लेजर प्रिंसिपल। क्योंकि जब तुम्हें वो चीज अभी के अभी मिलेगा तो तुम्हें मिलेगी, मिलेगी ना, की वजह से। और तुम अगर अभी मिलेगी तो तुम पेन तुम रखोगे। अगर तुम कोई भी चीज जो चाहिए मतलब चाहिए, अगर तुम्हें अभी मिल जाएगा तो तुम होगी। और अगर वो चीज मान लो, अगर मैं उसको बोलूँ कि नहीं बाद में मिलेगा, दर्द होगा ना, तो उससे तकलीफ होगी ना कि यार बाद का, अभी तो अभी मिलने से क्या होगा, तुम्हें वो दर्द नहीं, तो वो तकलीफ। तो जो है प्लेजर, प्लेजर एंड ट्राई टू अवॉइड पेन। अब फ्रॉइड ने क्या किया है, फ्रॉइड ने ये देखा है कि पर्सन की जो एनर्जी वो ज्यादा सेक्सुअल है और बाकी एग्रेसिव। सेक्सुअल है मतलब वही सेक्सुअल डिजायर आइडियाज उस पे काम करता है, हर ज्यादा यही होता है। बाकी जो है वो अग्रेसिव। अभी की जब तुम्हें होता है ना, अभी के टोन देखा है वो कैसे ना अग्रेसिव होता है, अगर उसको नहीं मिला तो क्या कुछ कर जाएगा, ऐसा कुछ लगता होगा ना तुम्हें। वजह से क्योंकि इड के में दो ही कंपोनेंट, या तो वो सेक्सुअली इन्फ्लुएंस्ड है, नहीं तो वो अग्रेसिवली। दैट्स इट, उसको एनर्जी दोनों कंपोनेंट से, दोनों एलिमेंट। और इड को तुम्हारे हाँ ना गलत सही कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको मॉरल वैल्यू सोसाइटी और किसी से कोई फर्क नहीं। तो वो छोटा बच्चा है, इड इज अ स्मॉल चाइल्ड इन द होम। तो बच्चा, सबसे छोटा बच्चा होता है ना घर में, तो चाहिए वो
तो वो उस समझ में आया। अब ईगो, अच्छा मैं एक डिस्क्लेमर तुम्हें और पहले बता दूँ, फ्रॉइड की जो सेक्सुअल थिंक, सेक्सुअल डिज़ायर, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट, सेक्सुअल थिंग ज़्यादा है, वो गलत मीनिंग में मत लेना, ठीक है? तो इसी के ऊपर ज़्यादा है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी ये भी समझ, भले ही इन्होंने इसी पर ज़्यादा फोकस किया है, बट पर्सनैलिटी या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर समझने के पर्सपेक्टिव समझना भी बहुत ज़रूरी है। अब आ जाता है ईगो, और इसी की वजह से इनकी थ्योरी को बाद में भी बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया है, इसी एस्पेक्ट पे। तो इट समझ में आ गया। अब आ जाता है हमारा ईगो। तो मैंने क्या कहा था, ईगो इट को रियलिटी प्रिंसिपल देता है, रियलिटी चेक देता है। वो जो है इट निकलता है और वो इंडिविजुअल की जरूरत है सेटिस्फाई करता है, लेकिन रियलिटी मैनर में, रियलिटी चेक दे, तो वो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है और कहता है कि सुनो बेटा, ऐसा है कि हमारी जो ज़रूरतें हैं ना, हमारी जो ख्वाहिशें हैं, हम इसको इस तरीके से पूरा कर सकते हैं, बिना किसी यू नो परेशानी या chaos में या किसी वो अ, chaos में बिना पड़े, हम इसको इस तरीके से एक्सेप्टेबल तरीके से इसको हम ले सकते हैं। मोर एप्रोप्रिएट वे ऑफ बिहेवियर। अब एक एग्जांपल सब, फॉर एग्जांपल एक लड़का है, छोटा बच्चा है, उसका इड क्या है, वो आइसक्रीम कोन चाहिए, बस मुझे चाहिए, किस कैसे चाहिए मुझे नहीं पता, बस उसका मन क्या करता है, उसने आइसक्रीम वाले भैया को देखा कि वो दुकान पे जाए और आइसक्रीम ऐसे करके निकाल के खा ले, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। लेकिन उसका ईगो उसको क्या बोला है, ये उसका ईड है जो उसको कह रहा है कि जाओ, तुम आइसक्रीम वहां पे दिख रहा है, जाओ लो उठाओ और खा लो। क्या उसका ईगो उसको अलाउ करेगा ये करने के लिए? उसका ईगो उसको क्या बोलेगा, जाओ, अगर तुम्हें ने अगर बिना पूछे आइसक्रीम का कोन ले लिया तो तुम्हें पनिशमेंट ना। तो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करके ईगो उसको क्या बोलेगा, जाओ पहले अपनी मम्मी या पापा से परमिशन और उसके बाद जाके तुम, working on the reality principle, the boy knows that the best way to achieve gratification is take permission to the cone. क्या बोला था, ईगो जो है बड़ा भाई बहन जैसा बिहेव करता है और एक छोटा बच्चा जैसा बिहेव करता है ना। अब क्योंकि जो है काफी डिमांडिंग, जो है वो ज्यादा बिल्कुल वो है कि मुझे चाहिए, मतलब जो डिमांडिंग टाइप का है, अनरियलिस्टिक है और प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। वो ये नहीं देखता कि क्या सही है, क्या अचीवेबल है, क्या नॉन अचीवेबल है, ये सब चीजें नहीं देखता। वो ये सब नहीं, छोटा भाई बहन ये नहीं देखता कि मुझे अगर मैं का तो क्या होगा, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या वो सही है लेना या गलत है लेना। लेकिन बड़ा भाई बहन हर चीज का ज्ञान रखता है, नहीं ये शायद गलत होगा अभी लेना, तो हम बाद में भी ले सकते हैं, जरूरी। वो रियलिटी चेक बड़ा भाई बहन है, और यहाँ पर वो ईगो है। तो ईगो का भी पेशेंट होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है और रियलिटी काम करता है। तो इड का प्रिंसिपल क्या है, प्लेजर प्रिंसिपल। ई का प्रिंसिपल क्या है, रियलिटी। और तो अब लास्ट में क्या आ जाता है, सुपर ईगो, जो क्या आ गए हमारे पेरेंट्स। पेरेंट्स हमें क्या ज्ञान, पेरेंट्स हमें क्या सिखाते हैं, सही गलत, सही गलत के बीच में हमें डिफ्रेंसिएशन सीखना का जो प्रिंसिपल है, इसको हम बोलते हैं मोरालिटी प्रिंसिपल। मोरालिटी प्रिंसिपल, बट इनका मोरालिटी प्रिंसिपल होता है, मॉरल ब्रांच है। बट ईगो, ईगो क्या बोलेगा, ईड और ईगो को क्या बोलेगा, ये लेना सही है या गलत है, जिस तरीके से तुम ले रहे हो, अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हो, क्या वो सही है या गलत है। gratification in a particular instance is ethical or not, whether it is, it helps control the id by internalizing the parental authority, the process of socialization. For example, अगर लड़की ने देखा आइसक्रीम वाले भैया हैं और उन्होंने बिना पूछे जाके उसने खा ली, क्या उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, जरूर मिलेगी। The boy sees want an ice cream cone and asks his mother for it, but ego will indicate that his behavior is morally correct. लेकिन अगर मान लो ऑपोजिट हो जाए, तो वो गया उसने बिना पूछे उठा ली, तो क्या होगा, पिटाई पड़ेगी। तो इस तरीके से अगर उसने पूछा अपने पेरेंट्स से जाके आइसक्रीम लिया, तो उसको किसी
बात का अफ़सोस नहीं होगा, उसको किसी बात का डर नहीं होगा, उसको किसी बात की पनिशमेंट नहीं। इस तरीके का अगर अप्रोच वो जनरेट करेगा तो उसके अंदर फ़ियर, एंग्ज़ायटी पर ईगो का जो अप्रोच है, वो है मोरालिटी। ठीक है जी? ये हो गया मोरालिटी आया। एक प्लेज़र प्रिंसिपल, ईगो, रियलिटी प्रिंसिपल, सुपर ईगो, मोरालिटी प्रिंसिपल। ठीक है जी? अब ये जो इंडिविजुअल फंक्शनिंग के लिए जो फ्रॉइड ने जो टर्म्स दिए, अब इसका थोड़ा-सा मैकेनिज़्म सुपर ईगो तो समझ में आ गया। छोटा बच्चा, बड़ा भाई-बहन और छोटा भाई-बहन, बड़ा भाई-बहन और पेरेंट्स। लेकिन अब इन फंक्शनिंग में फ्रॉइड ने सोचा, Freud thought of the unconscious as being composed of three competing forces, that is ego, super ego. फ्रॉइड के हिसाब से अनकॉन्शियस है id, ego, super ego इन तीन मिला के बनती है। ऐसा नहीं है सिर्फ दो की बनी होती, नहीं दो की बनी होती। ना कुछ लोगों में अब क्या होता है डिफर करती है, जैसे टाइप अप्रोच याद है, डिग्रीज डिफर करती है, वैसे ही यहाँ पे भी कुछ लोगों में इड ज्यादा होता है, इड और सुपर ईगो से ज्यादा स्ट्रांग होता है, किसी में ईगो ज्यादा स्ट्रांग होता है, किसी में सुपर ईगो बहुत स्ट्रांग। In some people it is stronger than super ego, in other it is super ego, है ना? अब क्या है ना प्रॉब्लम, किसी में बहुत ज्यादा है या किसी में सुपर ईगो बहुत ज्यादा है। अब फंस कौन जाता है इन दोनों के बीच? छोटे भाई बहन और पेरेंट्स के बीच फंसता है हमेशा कौन है? बड़ा सिबलिंग। बड़ा सिबलिंग या बड़ा भाई जो होता है, बड़ा भाई बहन जो होता है वही फंसता है ना, क्योंकि वो सुपर ईगो को भी समझाना है और छोटे भाई बहन को भी, इन दोनों को, पेरेंट्स को भी, छोटे भाई बहन दोनों को बैलेंस में रखना है, दोनों को एक ही पेस पे रखना है और इसी के चक्कर में बड़ा भाई बहन पिस जाता है। अगर हम फ्रॉइड की थ्योरी की बात करें, इड और सुपर ईगो के बीच को फंस जाता है और ईगो का काम क्या है कि इड और सुपर ईगो को सेम पेस पे रखना, दोनों को बैलेंस आउट करना। अब जो स्ट्रेंथ है, ताकत है तो सुपर ईगो का कि कौन कितना स्ट्रांग है, वो इंडिविजुअल पर्सनालिटी और स्टेबिलिटी को डिटरमिन करता है। फ्रॉइड ने ये बोला कि जो ना ईट को एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? ईट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। कौन सा दो सोर्स है, कौन सा ऐसे कौन सी दो एनर्जीज है? फ्रॉइड आल्सो अज्यूम दैट ईट energized by two, क्या बताता है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, इट इज सोर्स ऑफ इंडिविजुअल एनर्जी। तो इट है एक सोर्स है, यहाँ से एक एनर्जी निकलती, लेकिन तो इट आपको खुद एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो एनर्जी मिलती है लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट। फ्रॉइड ने डेथ इंस्टिंक्ट पे कम फोकस किया है और ज्यादा जो है वो लाइफ इंस्टिंक्ट और लाइफ के लिए भी सेक्सुअल थिंग, हायर सेक्सुअल यस, इनके लिए लाइफ इंस्टिंक्ट और जो इंस्टिंक्ट लाइफ फोर्स किड को एनर्जाइज करती है, अपन लोग लिबिडो बोलते हैं, जो प्रेशर प्रिंसिपल पे काम करता है और इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन लगता है। इंपॉर्टेंट है तो के ऊपर एक मार्क का क्वेश्चन निकले। समझ में आया? हिट ईगो सुपर ईगो हर इंसान में होता है, सबका अलग अलग रेंज होता है, अलग अलग वो करता है। इसके अलावा हिट जो है इंस्टिंक्टिव एनर्जी का स्रोत है, मतलब उससे एनर्जी एनर्जी जनरेट होती तो उसको भी तो कुछ पावर चाहिए ना जनरेट होने की। पावर है वो यही दोनों है, लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट। तो डेथ इंस्टिंक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रॉइड के हिसाब से नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ इंस्टिंक्ट, है ना। और जो लाइफ फोर्स है जो किड को शक्ति देती है, वो जो शक्ति देता है, वो जो एनर्जी, दैट इज कॉल्ड, वो लाइफ फोर्स जो है किड को एनर्जी देता है, दैट इज कॉल्ड लिबिडो, जो प्लेजर प्रिंसिपल और इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन पे काम करता है।
ग्रेजुअल प्लेजर प्रिंसिपल और इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। गॉट इट? साथ हमने दो मेन कॉन्सेप्ट समझ लिए। एक समझा था हमने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसको हम स्ट्रक्चर ऑफ माइंड भी बोलते हैं, जहाँ पे अपने लेवल समझे थे, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। और दूसरा है, दूसरा कंपोनेंट है फ्रॉइड की थ्योरी का, वो है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, जहाँ पे हमने एक पढ़ी हो सकती है। दोनों में कंफ्यूज मत होना। अगर मैंने स्ट्रक्चर ऑफ माइंड बोला तो वो कॉन्शियसनेस के लेवल से, और पर्सनालिटी बोला तो इट पढ़ी हो। अब फ्रॉइड की थ्योरी का तीसरा कंपोनेंट, बड़ा कंपोनेंट, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, को बचाने के, को प्रोटेक्ट करने के टेक्निक। सिंपल भाषा में अगर तो ईगो को प्रोटेक्ट करने के टेक्निक। फ्रॉइड के हिसाब से ह्यूमन का जो बिहेवियर है, हमारा जो बहुत ज्यादा जो ह्यूमन बिहेवियर, वो हमें क्या दिखाता है? ह्यूमन बिहेवियर जब हम बहुत टाइम करते हैं तो हम, जो भी कोई भी डर होता है, घबराहट होती है, बच निकलने का बिहेवियर, बहुत टाइम, फ्रॉइड के हिसाब से जो हम ज्यादा बिहेवियर शो करते हैं, वो जितनी भी हमारी डर, परेशानी और घबराहट है, उससे दूर भागने के लिए या उसे डील करने के लिए हम शो करते हैं, टाइप का होता है। तो उन्होंने क्या फोकस किया है, कैसे को, हाउ द ईगो सोसाइटी लार्जली डिटरमिन्स हाउ पीपल बिहेव। का मेन फोकस ये था, को एंजाइटी से कैसे डील करता है, यही डिटरमिन करता है कि हम बिहेव कैसे करेंगे। अगर हम हमेशा डरे डरे रहें, इसका मतलब हम अपने एंजाइटी से अच्छे से, हमारा ईगो डील कर पा रहा है। लेकिन अगर हम बहुत कॉन्फिडेंटली अपनी परेशानियों से बिहेव अच्छे से वो करें, इसका मतलब हमारे एंजाइटी को अच्छे से फेस, उसको अच्छा टक्कर दे पाए। अब ईगो को प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है? अब मान लो हमारे जिंदगी, हमारे कोई इंसान दूर दूर चला गया हो, मतलब वो कोई और कंट्री चला गया हो या कहीं भी दूर चला गया हो, ऐसा हमेशा दूर चला गया हो, तुम्हारी उससे लड़ाई हो गई, वो दूर चला गया और अचानक से महीनों के बाद वो सामने आ जाता, कैसा फील कर? हमें नहीं लगता है थोड़ा सा अजीब लगता, ऑकवर्ड फीलिंग नहीं आती? आती है ना? तो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हो, कैसे प्रोटेक्ट करते हो? तो वही प्रोटेक्शन टेक्निक होती है जो ईगो का भी हम देखते हैं। मतलब अनकॉन्शियस की चीजें जब कॉन्शियस में आ जाती है, को बहुत बड़ा धक्का लगता है, को बहुत बड़ा सामना करना पड़ता है अनकॉन्शियस चीजों, बचने टेक्निक करनी पड़ती है, वो अपने आप को अनकॉन्शियस चीज से प्रोटेक्ट कर सके, वो के ऊपर बात ना, ना? तो फ्रॉइड बिलीव दैट पीपल अवॉइड एंजाइटी मेनली कैसे, पल किस चीज की एंजाइटी, अनकॉन्शियसनेस की अनकॉन्शियस में आने की। एंजाइटी को अवॉइड करने के लिए लोग काफी डिफरेंट मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, जो को नीड के अवेयरनेस से दूर रख सकते हैं, कहा ना, को अनकॉन्शियस डिजायर और उन सब चीजों से रखने के मैकेनिज्म का इस्तेमाल होता है। उससे जो एसोसिएटेड एंजाइटी है उसको अवॉइड करने के लिए होता है, जो ईगो करता है। इसलिए डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, ये कुछ ऐसे तरीके अपने एंजाइटी को रिड्यूस करता है बाय डिस्टॉर्टिंग, बाय चेंजिंग द रियलिटी। ऑल्दो कुछ कुछ मैकेनिज्म जो एंजाइटी खिलाफ होते हैं, वो नॉर्मल होता है, सब कोई वो यूज, कोई कोई, जब हम लोग वो उसी टेक्निक को इतना ज्यादा यूज करते हैं, उसके ऊपर रिलाई कर जाते हैं, तब आती है प्रॉब्लम। बगैर तो अब बात बन ही नहीं, तो हमें चाहिए किसी मत पे चाहिए, वो वाली बात आ जाती है। Although some defense against anxiety is normal and adaptive, people use mechanism to such an extent that reality is distorted and it some form of maladjustment का यूज अच्छा है, लेकिन अभी अगर ओवरली रिलाई कर जाओ, हमेशा यूज करोगे, तब आती है समझ में आया कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म को प्रोटेक्ट करने के तरीके, प्रोटेक्ट करना है एंजाइटी से। कहाँ से आएगी एंजाइटी? जब अनकॉन्शियस की
कॉन्शियस में आएगी तो उससे तो एंजाइटी को फेस करनी पड़ेगी। उस एंजाइटी को अवॉइड करने के लिए कुछ टेक्निक को यूज तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कोविड के टाइम पे तुमने अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट किया था? मास्क यूज किया था, सैनिटाइजर लगाया था, बार बार हाथ धोते रहते थे ना। तो वैसे ईगो के पास ही बहुत सारी ऐसी टेक्निक है जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, जिससे कि उसको एंजाइटी ना लगे ना, रियलिटी चेक ना मिल जाए, जिससे उसको अनकॉन्शियस चीजों का प्रभाव उसके ऊपर ना पड़े। हाँ, वो डिफेंस मैकेनिज्म है। और ऐसे बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म है जो आज हम पढ़ेंगे और तुम्हें बहुत रिलेटेड, ट्रस्ट मी। तो बने रहो ना। अब फ्रॉइड ने बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया है और उसमें सबसे पहला और सबसे जरूरी मैकेनिज्म है रिप्रेशन। रिप्रेशन 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 मतलब अनकॉन्शियसली हमारे साथ हो गई या लड़ाई हो गई या किसी ने कह दिया और तुम्हें उसका बहुत बड़ा धक्का लगा उसका, उस चीज को तुमने अनकॉन्शियस एक संदूक में बंद कर दिया, जहाँ पे एंजाइटी प्रोवोकिंग राहत होती है उस टाइप का बिहेवियर या ख्याल तुमने टोटली अनकॉन्शियसनेस में डाल दिया, कंप्लीटली उसमें डाल दिया, तुम उसमें बिल्कुल कॉन्शियसली नहीं। जब पीपल ऐसी या किसी ख्वाहिशों को रिप्रेस करता है तो वो उस बारे में कंप्लीट अनअवेयर हो जाता है, उसको पता ही नहीं होता ऐसा कभी हुआ भी था ना, इतना खतरनाक होता है। जब इंसान कहता है मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया था, दैट इज अनकॉन्शियस डिप्रेशन। हम रिप्रेस्ड फीलिंग, जब भी तुम कुछ काम करते हो और तुम्हें फिर कोई बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया, पता नहीं मुझे पता मैंने ऐसा किया बट मैंने ऐसा बस कर दिया, क्यों किया वो मुझे, उनका जवाब अनकॉन्शियस। तो तुमने अनकॉन्शियसली बिना सोचे समझे वो जा चुका है, दैट इज कॉल्ड रिप्रेशन। अब और भी बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म है, वो है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है? जहाँ पे तुम अपनी चीजों पे प्रोजेक्ट करते हो। प्रोजेक्शन जैसे हम जब लैपटॉप को प्रोजेक्टर से कनेक्ट करते हैं तो लैपटॉप की चीज प्रोजेक्टर पे, प्रोजेक्टर दिखाता है लैपटॉप की फीचर क्या है। इस तरीके से हम अपनी चीजों के ऊपर थोप देते हैं कि अरे यार वो ऐसा सोच रहे थे, मैं थोड़ी ऐसा सोच रहा हूँ, कितनी बार ऐसा हुआ है। तुम सोचते हो, तुम बोलते हो कि यार चलो मूवी देखने चलो, तुम्हारा मन है मूवी देखने, लेकिन तुम पर थोप देते हो अपने दोस्तों पे, अरे यार वो बोल रहा था मूवी देखने, मैं बोल रहा था। प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब यू एट्रीब्यूट योर ओन ट्रेड्स टू दस ये जो इंसान काफी गुस्सैल है, जो हर बात पे भड़क जाता है, वो दूसरों को बोलेगा कि वो ज्यादा अग्रेसिव तरीके से काम करता है या करता है, मैं नहीं करता, वो ज्यादा अग्रेसिव तरीके। तुम झूठ बोल, तुम ये मैं झूठ बोलता, वो झूठ बोलता है, उसने बोला मैंने तुमने झूठ बोला। प्रोजेक्शन, यहाँ पे तुम अपनी फीलिंग पे प्रोजेक्ट करो, अपने ट्रेड्स दूसरे। प्रोजेक्शन। अब आ जाता है डिनाइल। डिनाइल मतलब तो रियलिटी है, तो अभी तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम कंप्लीट मना कर दो तो ऐसा नहीं, ऐसा तो हुआ ही नहीं। अगर मान लो तुमने कल अपनी फ्रेंड पे चिल्ला दिया, तो उसके साथ तुम्हारी लड़ाई हो गई, तुमने उसके ऊपर चिल्ला दिया। अब आज सब कुछ, और वो तुम्हारा दोस्त तुमसे बोलता है कि अरे यार तुझे याद है तूने कल मुझे ऐसे बोला था, तूने मुझ पर चिल्लाया था, तुम क्या बोलोगे? अरे नहीं नहीं मैंने नहीं चिल्लाया, मैंने कुछ किया ही नहीं था। यू आर डिनाइंग, यू नो यू डिड इट बट यू आर डिनाइंग। क्यों? कि अगर तुम एक्सेप्ट करोगे, तुम्हारा ईगो तुम्हें अफसोस होगा, तुम्हें बुरा लगेगा, तुम घबरा जाओगे ना, तुम्हें और अफसोस होगा, अफसोस की फील। अब जैसे किसी इंसान को कोई, तो वो क्या बोलेगा, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा हुआ ही नहीं, झूठ बोल रही, बहुत गलत है, डिनाइंग द सिचुएशन। या अचानक से किसी का सडन लॉस हो जाता है, अपने आजू बाजू में जान पहचान, तो क्या बोलता है, अरे नहीं नहीं ऐसा हो, झूठ बोल रहे हो, ऐसा हुआ ही नहीं होगा, कुछ और हुआ होगा। जो हम सीरियल वगैरह में हम जब देखते हैं ना, दिखाते हैं कि वो
वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, वो डिनायल में, अरे नहीं अभी जग जग जाएगा, अरे बस थोड़ा पानी पिलाओ, इसको ये पिलाओ, जग जाएगा। क्या है ना, बट रिफ्यूज द रियलिटी, एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे। दैट इज डिफ, मतलब कोई एचआईवी एड्स से सफर कर रहा है और फिर वो डिनाई करे, अरे नहीं। क्या है ना, आ जाता है रिएक्शन। रिएक्शन फॉर्मेशन को बहुत यूज करते हैं। रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब ये, हमारे अंदर जो ऑपोजिट काम कर, मान लो हमारे रिलेटिव्स बहुत खराब, बहुत खराब है, लेकिन जब तुम्हारे रिलेटिव तुम्हारे सामने आते हो, तुम इतने स्वीट बन जाते हो कि सबसे अच्छा रिलेटिव तो तुमने आज तक अपना रिलेटिव, हाँ, तुम्हें मतलब बहुत खराब, तुम्हें मतलब उस सख्त नफरत है उससे। तुम्हारी बुआ हो गई या तुम्हारे चाचा हो गए या तुम्हारे मामा हो गए, है ना, कोई भी है, मासी हो गई, कोई भी हो, सख्त नफरत है, सख्त नफरत है। लेकिन गलती से कोई पार्टी में मिल जाते हो या किसी फैमिली फंक्शन में मिल जाते हो ना, और जैसे वो तुम्हारे सामने आते हो, तो कितने स्वीट बन जाते हो, तुम्हारी जो नफरत है वो कितना प्यार में बदल जाता है ना, तो कितना प्यार दिखाते हो ना, वो ओवरली वो सर्विस करते हो ना, उसे पूछते हो, हाँ बुआ कैसे हो, हाँ मामा जी आप कैसे हो, कैसा आपने खाना खाया कि नहीं, ना ओवरली तुम करते हो ना, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। मतलब पर्सन डिफरेंट अगेन, बहुत कंट्रोवर्शियल है, जैसे मैंने मामा मामी मैंने का नाम ले लिया, बेटे किसी के भी कैसे भी हो, रिएक्शन फॉर्मेशन, पर्सन डिफरेंट अगेंस्ट एंजाइटी बाय अडॉप्टिंग बिहेवियर ऑपोजिट टू हर फीलिंग, ठीक है। अब मान लो का मतलब यहाँ पे तो सेक्सुअल के बारे में बात है, मतलब थोड़ा सा रिलेटेबल एग्जाम्पल जो तुम्हें समझ में, अब किसी के मन में ऐसे ख्यालात हैं, मतलब मुझे ना, मतलब सेक्सुअल अर्ज है, मतलब सेक्सुअल या कुछ ऐसा कुछ है ना, लेकिन वो क्या करेगा, अपने आप को चेंज करने के लिए, अपनी एनर्जी, अपने इस इमोशन, अपने थॉट को चेंज करने के लिए वो रिलीज एक्टिविटी कंप्लीट कंप्लीट ऑपोजिट। तो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था ना रिलेटिव वाला, वो याद रखना है। और ये रैशनलाइजेशन से तो तुम नहीं सोच, रैशनलाइजेशन हर इस कदम पे, रैशनलाइजेशन मतलब क्या, रैशनलाइजेशन मतलब जहां पर तुम अनरीजनेबल, अनजस्टिफाइबल बिहेवियर को ये दिखाते हो कि वो कितना सही है, कितना जस्टिफाइबल है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में, जब तुम्हारा एग्जाम होता है और तुम्हारे एग्जाम में कम नंबर आते हैं, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, तुम्हारे रीजन क्या होता है तुम्हारे क्यों कम नंबर आए, तो तुम्हारी मम्मी, जब तुम्हारे नंबर कम आते हैं और तुम जब घर लाते हो, क्या बोलते हो, अरे मम्मी पता है वो ना, या मम्मी या पापा को क्या बोलते हो, अरे मम्मी आपको पता है वो ना मैम ने चेकिंग अच्छे से, पता है उन्होंने क्वेश्चन पेपर बहुत डिफिकल्ट, मेरा ना पेन खत्म हो गया था बीच में, वो ना मैं अपना लकी पेन नहीं लेके गई थी, लेके गया था, है ना, या मैं अपना फेवरेट वाटर बॉटल नहीं लेके गया था उस दिन। ये नहीं बोला कि मैंने पढ़ाई नहीं करी, तुम, मैम ने स्ट्रिक्ट चेकिंग करी थी, वो मैम ने ना आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दे दिया था, उन्होंने ना मतलब ऐसा तुम रीजन, अनरीजन, अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, अनएक्सेप्टेबल जस्टिफाई करने लग जाओगे अपने बिहेवियर, वो बिहेवियर तुम्हारा कहीं ना कहीं इसको जस्टिफाई कर। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ स्टूडेंट बाय अ न्यू सेट ऑफ पेन्स आफ्टर डूइंग poorly in examination, so he tried to rationalize his result, I will do much better with simple, हाँ ये पेन, अगर तुमने कोई पेन खरीद, ठीक है, मतलब पेन तुमने खरीदा और तुम उससे, तुम क्या बोलोगे, अरे यार ये पेन ही बेकार था इसमें मैं फेल हूँ, ये नहीं बोलो मैंने पढ़ाई नहीं करी, सिर्फ ये नहीं है कि तुमने पढ़ाई नहीं करी, लेकिन तुम क्या बोलोगे कि पेन ही बेकार था इसलिए मैं फेल हो गया। तो मैम ने ना चेकिंग अच्छे से, मैम ने ना बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग कर दी, मैम ना बस अपने फेवरेट बच्चों को मार्क्स देती है, मुझे तो मार्क्स ही नहीं, मैंने उनसे, उससे क्या दुश्मनी, कुत्ते हो कि नहीं बोलते, नेशनल है। और भी बहुत डिफेंस मैकेनिज्म है, बेसिक है और तुम्हें इतना भी पता होना चाहिए, रिएक्शन फॉर्मेशन, रैशनलाइज, 5 डिफेंस है जी। और हम ये डिफेंस मैकेनिज्म कब यूज करते हैं, ये मैकेनिज्म बिना सोचे समझे पता भी नहीं चलेगा तुम उसको, क्योंकि तुम अपनी ईगो को हर्ट नहीं करना चाहते,
है। ये डिफेंस मैकेनिज्म जो है, ये एक तरीका है जिससे कि तुम्हारा ईगो जो है अनकंफर्टेबल फील है उससे डील कर सके, जिस एक एंजाइटी उसको महसूस, एंजाइटी को दूर रखने के टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं और ये सबको हम अनकॉन्शियस में भेज देते हैं। हाउएवर, फ्रॉइड का जो आइडिया है रोल ऑफ डिफेंस का, इसको काफी क्वेश्चन किया गया है, बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया। फॉर एग्जाम्पल कि उनका जो प्रोजेक्शन हम अपनी पर प्रोजेक्ट करते हैं, उससे एंजाइटी और स्ट्रेस कम होता है, ऐसा अभी कोई भी सपोर्ट नहीं। इतना तो मैं डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं है, मैं बस इतना पता होना चाहिए। पर भी क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रॉइड के ईगो डिफेंस मैकेनिज्म बताओ, ये क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट पार्ट है इनका, वो है स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एंड ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। के ऊपर भी 4 या 6 मार्क का क्वेश्चन कैन एक्सपेक्ट, कैन एक्सपेक्ट। तो फ्रॉइड की थ्योरी मैंने बोली थी, जो साइकोडायनेमिक अप्रोच है, इतना इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी बन जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पे आ जाएगा, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे आ जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी पे आ जाएगा, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म पे आ जाएगा, या स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब फ्रॉइड का जो लास्ट पार्ट है, अभी हम पढ़ लेते क्या कहा था। उन्होंने कहा था तो बच्चे का डेवलपमेंट होता है या इंसान का जो डेवलपमेंट होता है, तो वो 5 स्टेजेस में होता है। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट है। तो फ्रॉइड ने कहा था हमारी जो पर्सनालिटी है वो काफी पहले, काफी बचपन में ही हमारी इस्टेब्लिश होती है। जब हम पैदा होते हैं ना, तब के साथ ही हमारी इस्टेब्लिशमेंट है। और वो हमेशा स्टेबल रहती है, बहुत पहले होती है, हमेशा स्टेबल होती है और बहुत मुश्किलों से चेंज होती है। उन्होंने 5 स्टेज थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी के बारे में क्या है थ्योरी, दैट इज 5 फैक्टर थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इन्होंने किया है। जहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, अगर इस पांचों एक स्टेज पे प्रॉब्लम हुआ है तो वो इंडिविजुअल स्टेज पे अटका रह जाएगा और कभी उससे आगे नहीं बढ़ पाए। प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड एट एनी अरेस्ट डेवलपमेंट, वहीं पे उसकी डेवलपमेंट रुक जाएगी और उसका बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो अब ब्रीफ हम ये सारे पांचों स्टेज। सबसे पहला होता है ओरल स्टेज। ओरल मतलब मुंह का स्टेज। ओरल स्टेज वहां पे तुम देखो छोटे बच्चों में, नवजात बच्चों में, जो बच्चे अभी जस्ट पैदा हुए हैं ना, उस ओरल स्टेज देखिए। ओरल स्टेज जो बच्चा है उसका जो, कि जो बच्चों, उस बच्चे, नवजात बच्चा है, जरूरतें हैं कैसे फुलफिल होगी। बेसिक जरूरत क्या है, भूख, हंगर, है ना। तो वो कहाँ से खत्म हो रही है, कहाँ से वो नीड, जरूरत है कहाँ से खत्म हो रही है, कहाँ से पूरी, मुंह से। ओरल, तो यहाँ पे जो सेटिस्फाइंग एरिया है, वो पीता है, वो मुंह से ही पीता है ना। बच्चा जो है जब वो दूध जरूरत है का जो एरिया है, सेटिस्फाइंग क्या है, जहाँ है माउथ। तो अ न्यूबॉर्न इंस्टिंक्ट आर फोकस्ड ऑन द माउथ। क्यों? क्योंकि बेसिक नीड है, इंस्टिंक्ट नहीं, वही। ये इन्फेंट का प्राइमरी प्लेजर सीकिंग, फ्रॉइड की थ्योरी में वो जिससे तुम्हारी जरूरत पूरी को हम प्राइमरी प्लेजर सीकिंग सेंटर कहते हैं। ठीक है? क्या है, माउथ से क्या हो रहा है, बच्चे की क्या जैसी नीड हो रही है, उसका भूख कम हो रही है, खाना मिल रहा है। माउथ दैट द बेबी ऑब्टेन्स दैट रिड्यूस है। तो बेबी क्या हो रहा है, वो बच्चे को क्या हो रहा है, उसका ओरल ग्रेटिफिकेशन, खाना खिलाना। तो अब माउथ से छोटा बच्चा है, वो क्या करेगा, खाना खाएगा, है ना। के बाद जो उसके बाद जो वो थम सकिंग होता है ना, अंगूठा चूसते रहते हैं, थम सकिंग हो जाएगा, बाइटिंग हो जाएगा, चबाना, बैबलिंग हो जाएगा, बोलना, एवरीथिंग रिलेटेड टू माउथ का जो भी है, वो ओरली ही ग्रेटिफाई होता है। कैसे? खाने से, अंगूठा चूसने से, बाइटिंग से और बैबलिंग से, बोलने से।
वो बोलना सीखते हैं ना बैबलिंग में। ये अर्ली मंथ में ना लोगों की, अगर हम बड़े लोगों की बात करें तो लोगों की जैसे-जैसे बड़े होते हैं कि कुछ अर्ली मंथ्स में लोगों की थिंकिंग जो है दुनिया के बारे में एस्टैब्लिश है। अगर ये चीज़ डेवलप अच्छे से नहीं होगी, तो इंसान भले ही बड़ा हो जाएगा लेकिन वो अभी भी सारी हरकतें करेगा। कैसे हरकतें करेगा? मतलब उसका जो बिहेवियर है वो ज़्यादा ओरल ओरिएंटेड होगा। जैसे सिगरेट पीना, है ना? ये सब के बारे में एनालिसिस जो है तुम बहुत बड़ी क्लासेस में जाओगे। अगर वो बहुत ज़्यादा ओरल एक्टिविटी कर रहा है, वो ज़्यादा सिगरेट पीता है ना? वो बहुत ज़्यादा मतलब माउथ ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ का ज़्यादा है, जैसे सिगरेट पी रहा है, ज़्यादा खाने-पीने ज़्यादा है। पर्सनैलिटी पे भी शो होता है, जो ज़्यादा उसको ओवर अचीव उसको ओवरली उसको तो वो ज़्यादा मतलब इस तरीके का शो करता है कि वो इतना ज़्यादा केयरलेस है ना? तो हर चीज़ मिल रहा है तो वो उसी के ऊपर रिलाय हो जाता है, डिपेंडेंट हो जाता है, इंडिपेंडेंट ऐसे-ऐसे पर्सनैलिटी आपकी डेवलप है। तो फ्रॉइड के लिए एक एडल्ट एक दुनिया है, वो एक ऐसी कड़वी जगह है, वो अगर बड़े होके को ये लगता है कि ये दुनिया तो यार बड़ी कड़वी है, ये तो बहुत खराब है, इसका मतलब उसका ओरल स्टेज डेवलपमेंट वो इस स्टेज पे कोई ना कोई डिफिकल्टी ज़रूर स्टेज समझ स्टेज ओरल स्टेज मतलब माउथ एरिया माउथ इज अ इनोनियस सेट माउथ इज अ प्लेजर सीकर आपकी बच्चे की बच्चा है यहाँ पे इन्फेंट है ये याद रखना छोटा बच्चे की जरूरतें हैं वो मुंह खाना अंगूठा चूसना बैबलिंग बोलने की कोशिश करना और कुछ चबाना एवरीथिंग ओरिएंटेड माउथ माउथ ओरिएंटेड एक्टिविटी माउथ इज द मेन प्लेजर सीकिंग गॉट इट उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेज होता है दैट इज कॉल्ड एनल स्टेज एनल कब होता है एनल जो होता है 3 से 4 2 से 3 साल के बच्चे में एनल स्टेज एनल मतलब बच्चे का जो टॉयलेट ट्रेनिंग से रिलेटेड है ना तो ये 2 से 3 साल के बच्चों में जाता है जहाँ पे बच्चे जो हैं सोसाइटी की डिमांड्स को करने की कोशिश करते हैं और इसमें से डिमांड ये है जहाँ पे बच्चों को पेरेंट्स सिखाते हैं कि वो कैसे अपने बॉडीली टेस्ट बॉडीली फंक्शन जैसे दैट इज एंड एफिकेट ना अगर तुम्हारी लैंग्वेज में बोलूँ 1 नंबर और 2 नंबर ना वो करना सिखाना ना करना और पॉटी करना ये चीज होता है बच्चों को सिखाया जाता है 2 से 3 क्योंकि सोसाइटी अब आपको आपसे उम्मीद करती है कि आपको ये चीज कब तक आ गई हूँ ये चीज तो आपको आ जानी चाहिए वो चीज ये डिमांड है जो सोसाइटी रखती है और पेरेंट्स के ऊपर ये प्रेशर होता है कि ये अपने बच्चों को वो चीजें करना सिखाए मोस्ट चिल्ड्रन इस स्टेज पे क्योंकि नया एक्सपीरियंस है तो जो या जो ये वाला जो एक्सपीरियंस होता है ना तो वो काफी एंजॉय करते हैं इसमें दो इसके भी दो एस्पेक्ट होते हैं कभी कभी जो उनका जो टॉयलेट ट्रेनिंग का जो एक्सरसाइज होता है कभी कभी होता है वो कहीं भी कर देते हैं है ना और कहीं कहीं होता है कि उनको पता है वो रोक के रखते हैं रोकने में तो मजा आता है आई नो ये थोड़ा अजीब में ऑकवर्ड लगेगा पढ़ने में बट फ्रॉइड की थ्योरी में समझना पड़ेगा ठीक है थोड़ा-सा यहाँ पे तुम्हें अजीब लग सकता है, थोड़ा-सा आगे जाके भी लेकिन थोड़ा अजीब इसको मत समझो। समथिंग लाइक सबके साथ होता है, सबको इस ट्रेन किया जाता है बट सब इसको पढ़ते नहीं, ऐसे थोड़ा अजीब लग सकता है। जैसे ही यहाँ पे क्या होता है बच्चे के साथ 2 कंडीशन या तो उस अपना जो पॉटी है, तो या तो रिलीज़ करने में बहुत मज़ा आता है, उसको पकड़ के होल्ड करके रखने में बहुत मज़ा और इन दोनों का भी बच्चे में जो करते हैं, बड़े होके डेवलप पर्सनैलिटी में तो पकड़ के रखते हैं। वो बड़े होके काफ़ी होता है कि पैसे पे तक वो काफ़ी कंजूस है, वो बहुत जल्दी पैसा इधर-उधर खर्च नहीं करते हैं, है ना? अपनी चीज़ों के लिए काफ़ी सतर्क रहते हैं और जो कहीं भी कर देते हैं, है ना? वो ये नहीं देखते कहाँ वॉशरूम है, क्या है, रूम है, कहीं भी जो कर देते हैं, काफ़ी फ्री कहीं भी पैसा अपना पैसा वो उड़ाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, कहीं तो वो मज़ा
कहीं से भी मज़ा वो लेते हैं। दैट इज़ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। तो बड़े में ये चीज़ बच्चे बच्चे का जो ये इन्फ्लुएंस है, बड़े में जाके ऐसे ट्रांसफ़ॉर्म होता है। तो एनल एरिया है ना? वो यहाँ पे फोकस ऑफ प्लेज़रेबल फील। बच्चे में माउथ, इन्फेंट में माउथ था, ओरल स्टेज पे माउथ था, वाले स्टेज पे दैट इज़ एनल स्टेज पे एनल एरिया, जहाँ से ये बच्चे डेफिकेट कर सकते हैं ना, यूरिनेट कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ का ये एनल एरिया। So this stage established the basis for conflict between ego and between the desire for babyish pleasure and demand for adult control. मतलब यहाँ पर id और ego के बीच में बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। id और ego में काफी कॉन्फ्लिक्ट। id बोलेगा कि हाँ यार मुझे तो कहीं भी करने में मजा आ रहा है, लेकिन बोलेगा नहीं, थोड़ा सा देखो तुम कहाँ पे क्या कर रहे हो, थोड़ा सा रियलिटी में आ जाओ, है ना? तो वो एडल्ट के हिसाब से सोचता है, लेकिन इस हिसाब से सोचेगा बच्चे की। ओरल स्टेज, एनल स्टेज, अब आ जाएगा तुम्हारा फैलिक स्टेज, और अजीब लगता है। ये स्टेज जो होता है ये जेनाइटल्स पे हमारा जो, अब जैसे तुम धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, अपने बारे में पता चल रहा है कि तुम मेल हो या फीमेल। मेल जब बच्चा पैदा होता है तो उसका मेल फीमेल हम कैसे बताते कि वो मेल है या फीमेल? उसके जेनाइटल एरिया से बताते, उसके प्राइवेट एरिया से हम, है ना? फैलिक स्टेज भी इसी एरिया पे फोकस, जेनाइटल एरिया पे। यहाँ पे एट द एज ऑफ 4 और 5 ईयर बच्चों को ये समझ में आने लग जाता है कि उसका जेंडर क्या है, वो मेल है या फीमेल। वो इस बारे में डिफरेंशिएशन करने लग जाते हैं, है ना? वो अपने सेक्सुअलिटी के बारे में काफी अवेयर हो जाते हैं और उनको अपना सेक्सुअल रिलेशनशिप पेरेंट्स के साथ अवेयर हो जाते हैं। थोड़ा अजीब लगेगा कि बच्चे का सेक्सुअल रिलेशन, यस, अगर तुम आज का ये देखो, अगर हम बहुत सालों से जा रहे कि बच्चा जैसे एज अ बॉय, लड़का अपनी मदर के साथ काफी एसोसिएटेड रहता है ना, उसके टच में ज्यादा रहता है, और लड़की जो है अपने फादर, वो है ना डैडीज, डैडीज में या माँ का लड़का, माँ का लाडला। हम्म, लड़का और एक बॉय, एक मतलब बच्चा, लड़का और उसकी, मतलब इन दोनों का अगर हम रिलेशन देखें, या एक लड़की और उसके फादर का रिलेशन, तो वो इसी चीज से ड्राइव हो गया। हम क्यों अपने, लड़की क्यों अपने फादर के ज्यादा ओरिएंटेड होती है, सिर्फ उनकी ज्यादा फीलिंग होती है। लड़का अपनी मदर की तरफ क्यों ज्यादा फीलिंग, देन ये दिखा रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा हो। फ्रॉइड की थ्योरी है, कहीं ना कहीं सच भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं तरीके से। तो 4 से 5 साल में बच्चे के अंदर ये जेनाइटल सेक्सुअलिटी के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस आती है। का जो एरिया यहाँ पर, अब फोकस एरिया क्या है, इन्फेंट ओरल में क्या था, माउथ। एनल स्टेज में क्या है, एनल एरिया। फैलिक में क्या है, जेनाइटल एरिया। तो अब इस स्टेज पे क्या होता है, इस स्टेज पे दो कॉन्सेप्ट है। एक आता है मेल चाइल्ड एक्सपीरियंस करता है इडिपस कॉम्प्लेक्स जो है, एक ग्रीक माइथोलॉजी इंस्पायर्ड होकर, जहाँ पर लड़का, लड़के को अपनी माँ की तरफ प्यार है और अपने पिता से काफी ज्यादा गुस्सा है, और एक डर है अपने उसके फादर से कि एज, तो अपने फादर से काफी डर है सजा का, फियर ऑफ पनिशमेंट है, या कैस्ट्रेशन बाय द फादर। समझ में आया नहीं? फैलिक स्टेज में दो कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं, एक होता है इडिपस, एक होता है इलेक्ट्रा। कॉम्प्लेक्स जो होता है इडिपस जो है वो एक माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड है, जहाँ पे एक इडिपस था, बस एक राजा था, अनजाने में अपने पिता को मार दिया और अपनी माँ से ही शादी। ऑकवर्ड लगा होगा, यस ही हुआ। और इसी प्ले से इंस्पायर्ड होके एक प्ले था, तभी एक्चुअली हुआ था, और उसका एक प्ले हुआ था जो फ्रॉइड देखने गए थे और उससे काफी इंस्पायर्ड हुए, और इन्होंने ये अपने इस स्टोरी में इसका रेफरेंस किया। तो लड़का, ये कॉम्प्लेक्स किसका है, लड़के में, बॉय में। और बॉय में क्या दिखता है कि उसका अपनी माँ की तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, लेकिन अपने फादर की तरफ एक डर का वो कॉर्नर होता है, वो अपने पिता से काफी डरता है।
अगर उसके पिता को पता चल गया कि उसको अपनी माँ की तरफ कुछ, तो उसके फादर उसको पनिशमेंट देंगे या प्राइवेट एरिया को, समझ गए, कट भी कर सकते हैं। ये कैस्ट्रेशन होता है, ये डर है। आई नो तुम्हें बहुत अजीब लग रहा होगा, हमने भी जब पढ़ा था तो हमें भी बहुत अजीब, ये तो प्रॉपरली क्लास में पढ़ा था, तुम्हें क्लास में तुमने पढ़ा होगा, लेकिन ये एक्चुअली अजीब है। फ्रॉइड की थ्योरी इसलिए थोड़ा पढ़ाना भी थोड़ा अजीब, अजीब नहीं है, समथिंग एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे कि ऐसा कुछ भी तुम, लेकिन वो तुम्हारे सामने आ जाएगा ना, थोड़ा सा तुम्हें ऑकवर्ड लग सकता है, बट इट इज ओके, इट इज फाइन टू, ज्यादा इसके ऊपर दिमाग मत खर्च, बस इट इज द पार्ट ऑफ अ कोर्स और तुम्हें पढ़ना है ये समझो। अब क्या इसमें मेजर अचीवमेंट होगा, मेजर डेवलपमेंटल क्या होगा, क्या करने की कोशिश, बच्चे के अंदर ये इडिपस कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाना चाहिए। मतलब बच्चा अपने फादर, लाइक बॉय, लड़का जो है अपने फादर की तरफ रोल मॉडल, अपने फादर को अपना रोल मॉडल समझे, फादर की रिलेशनशिप, फादर और मदर की रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करे और फादर को अपना रोल मॉडल समझे, तभी इडिपस कॉम्प्लेक्स रिजॉल्व हो पाए। अदरवाइज ये इडिपस कॉम्प्लेक्स हमेशा रहेगा, वो उसकी दिल में उसकी माँ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा, लेकिन अपने फादर के लिए हमेशा वो जलन होगी, वो फियर होगा, वो आ, यही इसी सजा का एक डर होगा। फादर को अगर कभी पता चल गया तो उसकी फादर उसको पनिशमेंट, क्या ये सिर्फ लड़कों में होता है? नहीं, लड़कियों में भी होता है। इसका नाम दिया था इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो था वो भी एक ग्रीक कैरेक्टर है, जो अपने भाई को बोल के, भाई को बोला था कि वो अपनी अपनी ही माँ को मरवाए, अपने भाई को ऐसा बोला था कि तुम मेरी माँ, हमारी माँ को मारो, फादर की, लड़की को अपने फादर के एक सॉफ्ट कॉर्नर था, सॉफ्ट। By attaching her love to the father, a girl try to symbolically marry him and raise him. No, it's very awkward, but you have to. Yeah. इसको बस इसी पढ़ो कि बस भाई मेरा कोर्स का कॉन्सेप्ट है, तो इसमें इंटरेस्ट आ भी सकता है, बट ये थोड़ा सा ऑकवर्ड है, बट इट्स व्हेन शी रियलाइजेस, जब एक लड़की को लगता है कि उसने ऐसा बोला जिसको अपने फादर से शादी कर सके एंड फैमिली रेज कर सके, जनरेशन आगे बढ़ा सके, जब उसको ये बात रियलाइज होती है, तो वो जो है अपनी मदर की तरह बन जाती है, उसकी अपनी माँ की तरह उठती है, बैठती है, तैयार होती है, खाती है, पीती, फादर भी उसको अपनी, जैसे उसकी माँ को उसकी फादर देखता है, वैसे फादर उसी नजरों से जैसे उसकी माँ को देखता है। यही उसका करने का ऑब्जेक्ट, कॉपी योर बिहेवियर एज अ मीन ऑफ गेटिंग हर फादर्स। तो क्रिटिकल कंपोनेंट इसमें क्या है इडिपस कॉम्प्लेक्स को रिजॉल्व करने का, कि इडिपस हो या इलेक्ट्रा हो, एक ही चीज है जिसे तुम इसको खत्म कर सकते हो। अगर तुम अपने सेक्स पेरेंट, मतलब अगर तुम लड़के हो तो तुम अपने फादर के साथ आइडेंटिफाई करो अपने आप को, और अगर तुम लड़की हो तो अपनी माँ के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई, अगर तुम आइडेंटिफाई करोगे तभी वो इस तो तुम सॉल्व कर सकते हो। मतलब बॉयज जो है अपनी माँ के ऊपर ये सेक्सुअल कर दे और अपने फादर को एज अ रोल मॉडल देखने लगे, एज अ दुश्मन, ज्यादा दाना दुश्मन। और सेम फॉर गर्ल्स, गर्ल्स भी अपने सेक्सुअल फीलिंग जो उसके अपने फादर की तरफ है उसको गिव अप कर दे और अपने आप को अपनी माँ के साथ आइडेंटिफाई, माँ को एज अपना रोल मॉडल। बहुत ज्यादा इसके ऊपर सोच विचार मत करें, ठीक है? तो हो गया इडिपस कॉम्प्लेक्स, मतलब ये हो गया तुम्हारा फैलिक स्टेज, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज। चौथा स्टेज आता है तुम्हारा लेटेंसी स्टेज, बहुत स्वीट है, बहुत स्वीट एंड सिंपल। ये जो होता है 7 साल से प्यूबर्टी तक होता है, जहाँ पर बच्चा जो है क्या करता है, वो भी उसके अंदर सेक्सुअल को एक ढंग की चीज में चैनलाइज कर देता है, मतलब उसको किसी और में प्रवाहित रिपोर्ट कर देता है, दोस्तों के साथ, मतलब दोस्तों के साथ बातचीत करने में, पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, ढंग की चीजों में उसको डाइवर्ट कर देता है। तो लेटेंसी stage lasts from about 7 years until 30. During this stage, child continue to actually वो ग्रो करता है, सेक्सुअल अर्जेस हैं जो ख्वाहिशें, सेक्सुअल डिजायर्स आ रहे हैं, वो इनएक्टिव हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए बंद हो जाते हैं। चाइल्ड जो है अपने आप को बाकी चीजों में डिस्ट्रैक्ट कर देता है ना,
सोशल और अचीवमेंट रिलेटेड एक्टिविटी चैनलाइज हो जाती है। ये एनर्जी सेक्सुअल एनर्जी है वो तो में चैनलाइज हो जाती है, तो इसे इनएक्टिव बटी तक। लेकिन फिर लास्ट स्टेज आता है जेनाइन, जहाँ पर ड्यू स्टेज में साइकोसेक्सुअल मेच्योरिटी या डेवलपमेंट हो जाती है, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट मेच्योर हो जाती है। तो भी उसके मन में बचपन में जो उसके मन में डर था, सेक्सुअलिटी के बारे में जो डर था या सेक्सुअलिटी के बारे में जो कॉन्सेप्ट था, वो सब एमर्ज होता है, फिर से एमर्ज होता है। जो डर था, जो डिप्रेस्ड फील आने लग जाती है, तो वो अब वो प्यूबर्टी से ऊपर है, तो भी अब इसी स्टेज में एडोलेसेंस स्टेज में तुम्हारे अंदर ये सारी अगर आ रही है, खराब बात नहीं है, पार्ट ऑफ योर लाइफ, द पार्ट ऑफ योर स्टेज यू आर इन, एक्सेप्ट इट। Yeah, but it is the way how you handle it. एक ऑपोजिट जेंडर के लिए ऑपोजिट हाँ ऑपोजिट सेक्स, अगर आपके अंदर एक अट्रैक्शन आपके बीच में आ रहा है, तो नॉर्मल टू कम इन, वो आएगा क्योंकि वैसी है। बट हाउ यू हैंडल योर सेल्फ, हाउ यू चैनलाइज योर एनर्जी, वो भी तुम्हारे अंदर ऐसे ख्याल है, किस तरीके से तोड़ मरोड़ के क्या बनाते हो, कहाँ पे तुम सपोर्ट करते हो, इट्स कंप्लीट अप टू। सब कुछ तुम्हारे हाथ में, सब कुछ तुम्हारे यहाँ है। जरूरी नहीं है अभी है तो मतलब एक्सपीरियंस कर लिया है तो तुम और तरीके जैसे यहाँ पे है ना, बच्चे में था एक्टिव हो गए, क्यों अपने आप को पढ़ाई और बाकी चीजों में चैनलाइज कर सकते हो। लेकिन हाँ, ऑपोजिट जेंडर के लिए डिस्ट्रैक्शन और अट्रैक्शन आएगा, इस पे आएगा, डिनाई नहीं। अट्रैक्शन, पीपल लर्न टू डील मेंबर ऑफ ऑपोजिट सेक्स इन अ सेक्सुअली मैच्योर वे। ऐसा दोस्ती करते हैं, दोस्ती में बहुत मतलब दोस्ती वगैरह कैसे करनी होती है, बहुत चीजें यहाँ पे लोग सीखते हैं। हाउएवर जो जर्नी है, एज की तरफ जो जर्नी है, ये एक्सेसिव स्ट्रेस और ओवर इंटेलिजेंस से मार्क होते हैं, काफी उसमें घुस जाते हैं, काफी हमें स्ट्रेस भी होता है इस बात का। लेकिन इट्स ओके, ये तभी तुम्हें होगा अगर तुम पहले के किसी रिलेटेड हो, उससे अटैच्ड हो और तुम उससे ऑन नहीं कर पा रहे। यहाँ तक कि 5 स्टेजेस हुए, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनाइटल आया। अब छोटा सा पार्ट है, इसको फटाफट खत्म करते हैं, देन वी आर डन विद दिस, ना 1.5 घंटे क्लास चलेगी। फ्रॉइड की जो थ्योरी है, बोला है जब बच्चे एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जब प्रोसीड करते हैं, तो वो अपनी दुनिया में एडजस्ट करने लगते हैं, एडजस्टमेंट होते रहते हैं टाइम टू टाइम। लेकिन अगर आप ऐसा मानो कोई बच्चा कौन ही नहीं कर पा रहा है, तो अटक गया है, तो क्या होगा, फिक्सेशन। अगर वो बच्चा सक्सेसफुली स्टेजेस में पास कर पाएगा तो फिक्सेशन हो। फिक्सेशन का मतलब चाइल्ड का जो डेवलपमेंट है इस स्टेज पे अरेस्ट हो गया, आगे बढ़ ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जो कॉम्प्लेक्स से पास ही नहीं हो पाता, मतलब उसे आगे बढ़ ही नहीं, चाइल्ड हु डजंट पास सक्सेस द phallic stage fail to resolve the Oedipus complex and have a hostile toward the parent of the same, मतलब, और उसका serious consequence हो, such boy may come to consider that men are generally and may wish to the concept। अगर तुमने फैलिक स्टेज का जो अगर फैलिक स्टेज में सक्सेसफुल नहीं पास नहीं किया, तुम वहां से लेटेंसी में गए और तुम फैलिक में ही अटके रह गए, तो तुम्हारा क्या होगा, अगर इडिपस कॉम्प्लेक्स, तो एज अ बॉय तुम हमेशा लड़कों को नफरत की उससे ही देखोगे, तो हमेशा लड़कों को, मेल्स को, अपने ही जेंडर को क्या देखोगे कि भाई कैसे ही हो, खतरनाक ही हो तरीके के, और हमेशा फीमेल पे रिलाई करोगे। एक अच्छा रिलेशन, इट डिपेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है। और तो इस वजह से अगर तुम पास नहीं कर पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम्हारी जिंदगी पे, तुम्हारी लाइफ पे काफी इसका इफेक्ट। तो इट इज नेसेसरी दैट यू गो ऑन, तुम दूसरे दूसरे स्टेज पे जाओ, एक ही स्टेज पे अटके ना रहो, स्टेज को रिजॉल्व करो, तो भी उस स्टेज के कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना है ना, नहीं तो फिक्सेशन। और रिग्रेशन, रिग्रेशन जो है ये भी एक
मैकेनिज्म। डिप्रेशन क्या होता है, तुम अभी का जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है करने के लिए बच्चे जैसा बन जाते, बच्चों का टेक्निक, नखरे दिखाते हो, टैंट्रम्स जो होता है, नखरे दिखाना, ये सब जो होता है, ऐसे सिचुएशन ही आएगा। टेक्स पर्सन बैक टू एन अर्ली डिप्रेशन अगर्स व्हेन अ पर्सन प्रॉब्लम एट एनी लेस देन एडिक्ट। डिप्रेशन में पीपल जो है वो ऐसी बिहेव करेंगे जो उनके मेच्योर स्टेज से काफी कम हो, मतलब बचपन में चले जाएंगे, बचपन में जैसे बच्चे जिद करते नहीं मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, वैसा करेंगे बड़े लोग, ऐसा करेंगे। एक हुआ रिग्रेशन, एक हुआ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब अनकॉन्शियसली दब गई है, डिप्रेशन मतलब तुम अभी प्रॉब्लम को डील करने के लिए स्ट्रेसफुल, अभी की प्रॉब्लम को डील करने के लिए तुम बचपन में चले, तुम लेस मेच्योर वे का, मेच्योर तरीके का इस्तेमाल आ गया। आई नो ये फ्रॉइड की ये वाला एस्पेक्ट तुम्हें थोड़ा ऑकवर्ड लगा होगा पढ़ने में, लेकिन जो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड है, पर्सनालिटी है एंड ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, आई नो। हाँ, ये बात भी समझना कि थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तुम्हारा पर्सनालिटी समझना हो या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। वो चैप्टर पढ़ोगे ना साइकोलॉजिकल, वहाँ पे भी कॉन्सेप्ट, इट इज बेटर कि तुम्हारे तुम्हारे में बेसिक आइडिया रहे कि वो क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे है, ठीक है। आई होप तुम्हें साइकोडायनेमिक अप्रोच समझ में आया हो। मैंने तुम्हें ऑलरेडी बोला था 1.5 घंटे की क्लास होगी, तो 1 घंटा 31 मिनट आई विल, मैं बस 2 मिनट में क्लास खत्म। ये कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें डबल स्टार यहाँ पे लगाया, जैसे तुम, क्योंकि इट इज कोई बार रिवाइज कर, तो 4 है और चारों पे क्वेश्चन आता है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्वेश्चन नहीं आता है, तो चारों पे आता है, तो चारों को अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट होगा तो जस्ट मुझे मेल कर देना या मुझे यहाँ पे मैसेज। कल की क्लास में हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, दैट इज अब फ्रॉइड की जो बहुत सेक्सुअलिटी पे बहुत बात करी थी, बहुत सारे शिष्य थे, उन्होंने इन थोड़ी को, जरूरी नहीं हर चीज सेक्सुअलिटी से, पर्सनालिटी सेक्सुअलिटी से थोड़ी को अपोज किया, तो तब आया था पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोच। तो फ्रॉइड की थ्योरी फायर तो थे लेकिन हर चीज से अग्री नहीं करते, तो हम कल पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोच खत्म, ठीक है, ओके। कल हम पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोच खत्म, फ्रॉइडियन अप्रोच समझ में आया, फ्रॉइड की थ्योरी समझ में आई, साइको डायनेमिक थ्योरी में आ गया ना। कल हम पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोच, ठीक है, ओके। टिल देन आई होप तुम्हें बहुत 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 मजा आ गया होगा इस चैप्टर को, क्वेश्चन को पढ़ने में ना। नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, एज अ पार्ट ऑफ अ करिकुलम, एज अ पार्ट ऑफ अ सिलेबस इसको पढ़ना है, पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन इससे बन के आते हैं ना। अब 11 तुम्हारा जो 10th का जो था साइंस का सिलेबस ना, बायोलॉजी का जो तुम्हारा सिलेबस था, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पढ़ा था ना, ऑकवर्ड था ना वो भी, मतलब ऑकवर्ड नहीं था, ऑल अबाउट यू, ऑल अबाउट योर ह्यूमन बॉडी, तुमने पढ़ा था ना, वैसे ही तुम समझ लो कि ऑल अबाउट यू, ऑल अबाउट व्हाट इज गोइंग इन योर माइंड, इसी से रिलेटेड ये, तो ज्यादा इसको सोचने की जरूरत नहीं है, बस एग्जाम इसको अगर तुम देखो इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो समझ, और अगर तुम इसको पढ़ने के थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हो तो थोड़ा सा पढ़ने में तुम्हें लगेगा कि थोड़ा अजीब सा है, ऑकवर्ड सा है, कैसे होता है, मतलब कोई ज्यादा ऊपर रैशनल थिंकिंग तो है, वो है, थोड़ी है वो है, तुम मान भी सकते हो, तुम इसको नहीं भी मान सकते, इट्स टोटली अप टू यू, बट पढ़ना तो पड़ेगा, बोर्ड्स वाले तो पूछ, है। ओके, सो विद दिस आज की हमारी क्लास की समाप्ति यहीं पे होती है। आई नो थोड़ा सा 5 मिनट एक्सटेंड, 5 नहीं 35 मिनट एक्सटेंड हो गया, 1 घंटे की क्लास होती है, आज मैंने 35 मिनट और लिया है क्योंकि ये टॉपिक है। इसी के साथ आज की हमारी क्लास की समाप्ति, और कल अपन लोग मिलेंगे पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोच के साथ, इसी एनर्जी के साथ जिस एनर्जी के साथ आज हमने चीजें समझा। See you tomorrow with new part of this chapter. Till then, अपना बहुत 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 सारा ध्यान रखो, and thank you so much for watching this video. And till then, take care. Tomorrow with new part, new energy, and yeah, take care. Bye bye.